शराब पीने के बाद मैं टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाता हूँ, लूक, फीफी को बुलाओ। उसकी जांघ के अंदर जो निशान है वो मैंने ही काट कर बनाया था। जिस पर आंटी हंसते हुए कहती हैं, अरे वाह, तो फिर तुम कब मेरे दामाद बनने वाले हो? जिसके जवाब में मैं नाक सिकोड़ते हुए कहता हूँ, मैं तो सन्यासी बनना पसंद करूंगा, लेकिन इस एहसान फरामोश लड़की से शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरह बेवफा इंसान से दुनिया की सारी औरतें खत्म हो जाएं, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसके बाद जब मैं विदेश में पढ़ाई पूरी करके वापस देश लौटता हूँ तो मेरे माता पिता मुझे उसे घर पर खाने के लिए बुलाने भेजते हैं, लेकिन रास्ते में मैं उसके नए बॉयफ्रेंड को एक बार में देखता हूँ, जिससे पता चल जाता है कि मैं लूक फीफी को ढूंढने आया हूँ। जिस पर वह आदमी मुझे धक्का देकर बाहर तक निकाल देता है और कहता है, मेंढक भी हंस खाने का सपना देखता है क्या? सब जानते हैं कि लूक फीफी को सफाई की सनक है। अपने बॉयफ्रेंड के अलावा वह किसी दूसरे आदमी को देखना तक पसंद नहीं करती। तभी पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है? जिसे सुनकर लूक फीफी सामने आती है और हैरानी से कहती है, गुशेन, तुम यहाँ कैसे? जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, वाह, अच्छा है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गई होगी। फिर मैं उस आदमी की तरफ देखकर कहता हूँ, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई लूक परिवार की बड़ी बेटी से बहस करने की? जिसके जवाब में वह कहती है, क्या बात है, अभी अभी लौटे हो और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जिस पर मैं शिकायत करते हुए कहता हूँ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, तुम्हें अंदाजा भी है? वह मुझे ध्यान से देखती है, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि सामने खड़ा इंसान वही गुशेन है। फिर वह कहती है, ठीक है, ये क्या हालत बना रखी है? बिखरे हुए बाल, क्या विदेश में आजकल भिखारी आर्टिस्ट वाला स्टाइल चल रहा है? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? जिस पर वह तुरंत कहती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो अभी पता चला है कि तुम वापस आए हो। फिर मैं उसके बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा करके कहता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा कमाल का है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था, लेकिन उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे धक्का भी दिया। लूक फीफी, लोगों को पहचानने में तुम्हारी नजर सच में कमाल की है। यह सुनते ही वह गुस्से में हानशुआन की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुमने उस पर हाथ उठाया? किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम उसे छुओ? जिस पर हानशुआन घबराकर कहता है, लूक बड़ी मिस, मेरी बात सुनिए, बात वैसी नहीं है जैसी वह बता रहा है। उसका रवैया बहुत घमंडी था और फिर वह आपका पूरा नाम लेकर बुला रहा था। यह तो आपकी बेइज्जती है, इसलिए मैं गुस्से में आ गया। जिसके जवाब में लूक फीफी ठंडे स्वर में कहती है, तुम पूछ रहे हो कि उसे किस हक से ऐसा करने का अधिकार है? क्योंकि मैंने उसे यह अधिकार दिया है। वह मुझे कैसे बुलाता है, ये मेरा मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल का सारा गुस्सा अचानक गायब हो जाता है और मैं काफी हल्का फील करने लगता हूँ। वहीं हानशुआन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, लूक बड़ी मिस, मुझे सच में नहीं पता था कि आप दोनों इतने करीब हैं। माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। मैं पहले उसे सबक सिखाने का सोच रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा मन बदल जाता है। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी, वह आदमी काफी समझदार है। उसे लूक फीफी के स्वभाव की अच्छी समझ है, इसलिए वह जानता है कि इस समय लगातार माफी मांगना ही सबसे सही तरीका है। फिर लूक फीफी कहती है, ठीक है, अब खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जिसके जवाब में हानशुआन तुरंत कहता है, माफ कीजिए, गलती मेरी थी, मुझे बिना पूरी बात जाने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिस पर लूक फीफी सिर हिलाकर कहती है, बस अब और जरूरत नहीं है, अगर बात बढ़ी तो लोग कहेंगे कि मैं अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़ती है और कहती है, चलो मेरे साथ चलो। फिर वह बाकी लोगों से कहती है, जिसे पार्टी जारी रखनी है वो रखे, जिसे नहीं करनी वो घर जा सकता है, मैं पहले जा रही हूँ। अचानक उसे कुछ याद आता है और वह पूछती है, अरे हाँ, मेरा फोन कहाँ है? जिस पर कोई उसका फोन लाकर देता है और कहता है, बड़ी मिस, आपका फोन। फोन देखते ही मुझे याद आता है कि मैंने उसे कई बार कॉल किया था। जिस पर मैं नाराज होकर कहता हूँ, लूक फीफी, मैंने तुम्हें इतने कॉल किए और तुम मेरी आवाज तक नहीं पहचान पाई? मुझे टैक्सी लेकर यहाँ आना पड़ा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मदद मांगने के लिए फोन किया, लेकिन तुमने उठाया तक नहीं। ऐसा फोन है तो इसे रिसाइकल में फेंक दो। जिस पर वह बेबस होकर कहती है, कमरे में इतना शोर था, तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाई तो इसमें हैरानी की क्या बात है? लेकिन बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम अचानक विदेश से वापस आ गए, रात के इतने देर में मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे, जरूर कोई जरूरी बात होगी। फिर वह शरारती मुस्कान के साथ कहती है, गुशेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अचानक एहसास हो गया हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए इतनी जल्दी में मुझे ढूंढने चले आए? और फिर हंसते हुए जोड़ती है, ऊपर से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से भी लड़ाई कर ली। सच बताओ, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हारी बेशर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिसके जवाब में वह मुस्कुराकर कहती है, अरे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? कुछ साल अमेरिका में क्या रहे, सेंस ऑफ ह्यूमर ही गायब हो गया? मैं गहरी सांस लेकर कहता हूँ, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, ऐसे समय में मजाक उड़ाओगी तो खुद ही मुसीबत बुलाओगी। फिर वह गंभीर होकर पूछती है, ठीक है, अब बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, तुम्हारे घर का दरवाजा खुलवाने के लिए, मेरे पास तुम्हारे फ्लैट की चाबी नहीं है। यह सुनकर वह तुरंत कहती है, तो मेरी माँ को फोन कर लेते, सिर्फ दरवाजा ही नहीं खुलवाती, तुम्हारे स्वागत में लाइन भी लगा देती। लेकिन मेरी बात सुनकर वह अचानक रुक जाती है और पूछती है, रुको, तुम किस घर की बात कर रहे हो? कहीं उस फ्लैट की तो नहीं जिसमें मैं रहती हूँ? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, बिल्कुल उसी की, नहीं तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढता? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वह कहती है, तुम मेरे फ्लैट में क्या करने वाले हो? इतनी रात हो गई है, अगर सोने की जगह चाहिए थी तो मेरी माँ के पास
पास चले जाते। हालांकि उसे अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है, लेकिन वह उस संभावना को मानना नहीं चाहती। उसे उम्मीद होती है कि उसका अंदाजा गलत निकले, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, लगता है तुम्हें भी नहीं बताया गया। हम दोनों को हमारी माओ ने फंसा दिया है। फिक्र मत करो, मैं भी उतना ही बड़ा शिकार हूँ जितनी तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छी तरह समझ सकता हूँ। यह सुनते ही वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, ये आखिर हो क्या रहा है? सब कुछ इतना अचानक कैसे हो सकता है? क्या मुझे फिर से गुशेन के साथ रहना पड़ेगा? मैं अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हूँ। बचपन के दोस्त होने का मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ रहने लगूं, जिस पर मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ उसे यह खबर समझने और स्वीकार करने का समय देता हूँ। फिर मैं एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप उसका इंतजार करता हूँ। तभी अचानक एक आदमी गुस्से से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाकर कहता है, ओए लड़के, पैसे दे। क्या मुफ्त में भागने का प्लान था? यह सुनते ही मुझे याद आता है कि जल्दी में टैक्सी का किराया दिए बिना ही मैं नीचे उतर गया था, जिस पर मैं शर्मिंदा होकर कहता हूँ, माफ करना भाई, अभी देता हूँ। लेकिन अगले ही पल मुझे याद आता है कि मेरी जेबें तो पूरी तरह खाली हैं। इसीलिए मैं पास खड़ी लूक फीफी को खींचकर अपने पास लाता हूँ और कहता हूँ, फीफी, मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दो। मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ, टैक्सी का किराया तक नहीं दे सकता। वह यकीन नहीं करती, इसलिए मैं अपनी दोनों जेबें बाहर निकालकर दिखा देता हूँ। यह देखकर लूक फीफी पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। आखिरकार वह टैक्सी ड्राइवर के पास जाती है और विनम्रता से कहती है, अंकल, इनके किराए के कितने पैसे हुए? मैं दे देती हूँ। ड्राइवर उसे सिर से पैर तक देखता है। खासकर उसके महंगे हैंडबैग पर उसकी नजर टिक जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर लालच साफ नजर आने लगता है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, सुंदर मैडम, इस हैंडसम लड़के का किराया 480 युआन हुआ है। क्यूआर कोड यही है, आप स्कैन कर दीजिए। ये सुनते ही मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ और उससे सवाल करने लगता हूँ। मैं तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर से कहता हूँ, अरे तुम्हारे मीटर में तो 48 युआन लिखा हुआ है, ये 480 युआन कहाँ से आ गए? जिस पर मैं गुस्से में आगे बढ़कर कहता हूँ, भाई यकीन मानो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। उस समय मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और मेरा मन कर रहा था कि उसे जमकर सुनाऊं। लेकिन तभी लूक फीफी ड्राइवर के सामने जाकर बेहद नरम आवाज में कहती है, अंकल, 488 युआन है ना, मैं अभी पे कर देती हूँ। यह सुनते ही ड्राइवर के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह जल्दी से कहता है, हाँ मैडम, बस ये क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए। जिसके जवाब में लूक फीफी मुस्कुराकर पेमेंट कर देती है। अगले ही पल वह अपना फोन उठाकर कहती है, अच्छा हुआ, पेमेंट रिसीट भी सेव हो गई, अब कंप्लेंट करना आसान रहेगा। यह सुनते ही ड्राइवर के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह खुद ही अपने जाल में फंस गया है। फिर वह घबराकर हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना। मेरे ऊपर बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी है, नीचे छोटे बच्चे हैं, अगर नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा? लेकिन लूक फीफी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वह सीधे फोन निकालती है और किसी को कॉल कर देती है। कुछ ही देर बाद कई बॉडीगार्ड वहां पहुंच जाते हैं, जिस पर लूक फीफी उनकी तरफ देखकर कहती है, ये आदमी बहुत परेशान कर रहा है, अब इसे कैसे हैंडल करना है वो तुम लोग देख लो। जिसके जवाब में एक बॉडीगार्ड सिर झुकाकर कहता है, लूक, बड़ी मिस, आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। इतना कहकर वे लोग उस ड्राइवर को घसीट कर वहां से ले जाते हैं। ड्राइवर लगातार विरोध करता रहता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। मैं दूर खड़ा देखता हूँ कि उसे एक सुनसान गली में ले जाया जा रहा है, जिसके बाद मुझे हल्की हल्की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। इसके बाद लूक फीफी मेरी तरफ देखकर कहती है, चलो घर चलते हैं। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और उसके साथ कार में बैठ जाता हूँ। अगले ही पल इंजन की तेज आवाज गूंजती है और कार बिजली की तरह सड़क पर दौड़ पड़ती है। बहुत जल्दी हम दोनों लूक फीफी के लग्जरी अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। मैं अपना सामान उठाकर अंदर जाने ही वाला होता हूँ कि अचानक रुक जाता हूँ। फिर उसकी तरफ मुड़कर कहता हूँ, वैसे मेरे फिंगरप्रिंट भी ऐड कर दो, इससे दरवाजा खोलना आसान रहेगा। जिस पर वह तुरंत नाक सिकोड़कर कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट क्यों ऐड करूँ? यह सुनकर मैं अपना सामान नीचे रख देता हूँ और उसी की तरह हाथ बांधकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कहता हूँ, क्योंकि आज से मैं यहीं रहने वाला हूँ, अगर फिंगरप्रिंट नहीं होगा तो अंदर बाहर कैसे आऊंगा? इसके बाद मैं उसके पास जाकर धीरे से उसके कान के पास कहता हूँ, या फिर लूक, बड़ी मिस खुद मेरी पर्सनल बटर बनना चाहती हैं? दिन भर मेरा दरवाजा खोलने और बंद करने का काम करेंगी? यह सुनते ही लूक फीफी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ इशारा करके कहती है, जल्दी फिंगरप्रिंट डालो। लेकिन अगले ही पल वह फिर नाराज होकर कहती है, रुको, किसने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी? क्या तुमने मुझसे पूछा भी है? ये मेरा प्राइवेट टेरिटरी है। हम बचपन के दोस्त जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल स्पेस में घुसने दूंगी। जिस पर मैं बेपरवाही से जवाब देता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद यहाँ रहना चाहता हूँ? आंटी ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सुनते ही लूक फीफी को कुछ समझ आने लगता है। वह मुझे घूरते हुए पूछती है, गुशेन, अभी तुम कह रहे थे कि हम दोनों को फंसाया गया है, क्या ये सब उसी से जुड़ा हुआ है? जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, वाह लुक, बड़ी मिस सच में बहुत स्मार्ट है, आखिरकार समझ ही गई। फिर मैं गंभीर होकर उसे पूरी बात बताता हूँ, क्योंकि हम दोनों की जल्द ही एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए दोनों परिवार चाहते हैं कि हम पहले साथ रहें और एक दूसरे को बेहतर समझें। यह सुनते ही लूक फीफी पूरी तरह सन्न रह जाती है। वह अविश्वास से मुझे देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने? मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं कंधे उचकाकर कहता हूँ, पूरी कहानी यही है, बाकी वजह जाननी है तो खुद जाकर आंटी से पूछ लो। मैं तो बहुत थक गया हूँ, इतनी लंबी यात्रा के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, बाय बाय। इतना कहकर मैं हाथ हिलाता हूँ और अपना सामान लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ जाता हूँ। लेकिन लूक फीफी तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लेती है और कहती है, तुम अभी सारी बात साफ साफ बताओ, जब तक नहीं बताओगे कहीं नहीं जाओगे। जिस पर मैं उसकी खींचने की ताकत का फायदा उठाकर सीधे सोफा पर गिर जाता हूँ। फिर आंखें बंद करके ऐसे लेट जाता हूँ जैसे मुझे दुनिया की किसी चीज से मतलब ही ना हो। दरअसल मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मेरी ये हरकत बचपन की तरह ही उसे चिढ़ाने वाली थी। कुछ देर बाद वह गुस्से में कहती है, कल सुबह मैं घर फोन करूंगी,
और आंटी से कहूंगी कि वे तुम्हें वापस ले जाएं। यह सुनते ही मैं तुरंत सोफा से उठ बैठता हूँ और कहता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, आज से मैं यहीं रहूंगा। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? जिस पर लूक फीफी नाराज होकर कहती है, ये एंगेजमेंट वाली बात मैं कभी नहीं मानूंगी। जिसके जवाब में मैं शांत स्वर में कहता हूँ, अगर नहीं मानती तो जाकर अपने माता पिता और दादाजी से बात करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह सुनते ही वह फिर चौंक जाती है और कहती है, दादाजी भी इसमें शामिल हैं। अब उसके दिमाग में सवाल ही सवाल घूम रहे थे। उसे इतना परेशान देखकर मैं कहता हूँ, कल रात घर चलकर सब बड़ों से पूछ लेना, जो समझ ना आए सीधे उनसे पूछना। लेकिन यह सुनकर वह और ज्यादा असंतुष्ट हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इससे बाहर रहो? नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। जिस पर मैं कंधे उचकाकर कहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं काफी एक्साइटेड था। मुझे पहले से अंदाजा था कि कल घर पर बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। फिर मुझे कुछ याद आता है और मैं कहता हूँ, अरे हाँ, कल सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है ना, मुझे उठाना मत भूलना। यह सुनते ही वह हैरानी से पूछती है, तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी क्यों जाओगे? जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, क्योंकि कल से मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हूँ। यह सुनते ही लूक फीफी पूरी तरह जड़ हो जाती है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि उसने क्या सुना है। लेकिन मैं उसकी परवाह किए बिना गुनगुनाते हुए बाथरूम में चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं ब्रश करके फ्रेश होकर और नाइट ड्रेस बदलकर बाहर आता हूँ तो बस इतना कहता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह भले ही लूक फीफी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन वह मुझे घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए आखिरकार वह मुझे अपनी कार में बैठाकर यूनिवर्सिटी ले जाती है। जिस यूनिवर्सिटी में लूक फीफी पढ़ती है वह किसी आम यूनिवर्सिटी जैसी नहीं लगती। उसका कैंपस इतना शानदार है कि वह किसी लग्जरी रिसोर्ट से कम नहीं दिखाई देता। जब हम यूनिवर्सिटी गेट से कुछ 100 मीटर दूर पहुंचते हैं तभी मैं अचानक चिल्लाता हूँ, रुको रुको रुको, यहीं मुझे उतार दो। जिस पर लूक फीफी कार रोककर हैरानी से पूछती है, अभी तो यूनिवर्सिटी आई ही नहीं, तुम यहाँ उतरना क्यों चाहते हो? जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लूक बड़ी मिस, तुम इस यूनिवर्सिटी के सबसे फेमस पर्सन हो। अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर गया तो मेरी जिंदगी में एक भी शांत दिन नहीं बचेगा। जिस पर वह और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। हालांकि उसे मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन वह मुझे छोड़ने का इरादा भी नहीं रखती। फिर वह धीरे धीरे मेरे करीब आती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह गुशेन, विदेश की एक ट्रिप ने तुम्हें इतना डरपोक बना दिया। उसकी खुशबू मेरे आसपास फैलने लगती है, जिसे फील करते ही मेरे कानों के पास हल्की लाली आ जाती है। मैं नजरें चुराते हुए ऊंची आवाज में कहता हूँ, डरपोक? मैं? क्या मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें न लगता है कि मैं उनसे डरता हूँ? फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लूक फीफी, लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। मेरी बात सुनकर लूक फीफी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है, जिस पर वह कहती है, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर साथ में यूनिवर्सिटी चलते हैं। जिसके जवाब में मैं तुरंत कहता हूँ, चलो तो चलो, जो नहीं गया और चौने गया वो कुत्ता। यह सुनकर लूक फीफी कुछ नहीं कहती, बस एक्सेलरेटर दबाती है और कार को सीधे यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाती है। इसके बाद जैसे ही हम पार्किंग एरिया पहुंचते हैं मैं बिना उसकी तरफ देखे कार से उतर जाता हूँ और सीधे आगे बढ़ने लगता हूँ। मैं आराम से कैंपस में घूमता रहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि लूक फीफी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस पर मैं वापस मुड़ने का सोचता हूँ, लेकिन तभी अचानक एक चश्मा पहने लड़की से टकरा जाता हूँ। टक्कर लगते ही लड़की हल्की सी कराहती है। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसुओं की हल्की चमक उभर आती है। यह देखकर मैं तुरंत माफी मांगता हूँ, सॉरी क्लासमेट, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिसके जवाब में वह धीरे से मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ, वैसे गलती मेरी भी है, मैं भी रास्ता नहीं देख रही थी। इसके बाद वह मुझे गौर से देखती है और पूछती है, तुम नए स्टूडेंट हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, हाँ ऐसा ही समझ लो, आज मेरा यहाँ पहला दिन है। ये सुनकर वह कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कैंपस घुमा देती हूँ। वैसे तुम यहाँ अकेले आए हो या किसी के साथ? मैं पहले लूक फीफी का नाम लेने वाला था, लेकिन अभी भी उससे थोड़ा नाराज था, इसलिए कह देता हूँ मैं अकेला आया हूँ। जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी गाइड बन जाती हूँ। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। फिर मैं अपना परिचय देते हुए कहता हूँ, वैसे मेरा नाम गुशेन है, और तुम्हारा? जिस पर लड़की अपनी आंखें हल्की सी मोड़ते हुए मुस्कुराती है और कहती है, हेलो गुशेन, मेरा नाम झो मियाओ है। इसके बाद हम दोनों साथ साथ कैंपस में घूमते हुए बातें करने लगते हैं। हमारी बातचीत का माहौल काफी अच्छा और आरामदायक रहता है। उधर दूसरी तरफ लूक फीफी पार्किंग से बाहर निकलती है, लेकिन उसे मेरा कहीं पता नहीं चलता। जिस पर वह भौहें सिकोड़कर मन ही मन सोचती है, गुशेन, तुम सच में लोगों की टेंशन बढ़ाने में माहिर हो। पता नहीं मैं अपना मंगेतर ढूंढ रही हूँ या कोई छोटा भाई पाल रही हूँ। इसके बाद वह गहरी सांस लेती है और मुझे फोन लगाती है, लेकिन मेरा फोन लगातार बंद आता है। जिसे देखकर वह मजबूर होकर प्रिंसिपल को कॉल करती है और फिर पूरे कैंपस में मुझे ढूंढना शुरू कर देती है। उधर मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, क्योंकि मेरा फोन काफी पहले ही बंद हो चुका था। इसलिए मैं आराम से झो मियाओ के साथ बातें करता रहता हूँ, जबकि दूसरी तरफ लूक फीफी पूरे यूनिवर्सिटी में मुझे खोजते खोजते परेशान हो रही होती है। वह मन ही मन बड़बड़ाती है, गुशेन, अगर तुम मेरे हाथ लग गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इधर मेरी और झो मियाओ की बातचीत काफी अच्छी चल रही होती है। बातों बातों में मुझे पता चलता है कि वह यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है। उसका नाम हमेशा रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। जिस पर मैं मजाक करते हुए कहता हूँ, हमारी जैसी रिच किड्स वाली यूनिवर्सिटीज में ब्यूटी रैंकिंग भी जरूर होती होगी ना? फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ही कैंपस क्वीन होना चाहिए। तुम खूबसूरत भी हो, पढ़ाई में भी टॉप हो और पर्सनैलिटी भी कमाल की है। ये सुनकर झो मियाओ हल्का सा शर्माती है और कहती है, थैंक यू, लेकिन मैं कैंपस क्वीन नहीं हूँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ? जिस पर मैं हैरानी से कहता हूँ, क्या तुम्हारे जैसी लड़की भी कैंपस क्वीन नहीं है? फिर अचानक मेरे दिमाग में एक नाम आता है और मैं कहता हूँ, रुको, कहीं इस यूनिवर्सिटी की कैंपस क्वीन लूक फीफी तो नहीं है? यह नाम सुनते ही झो मियाओ का चेहरा थोड़ा बदल
बदल जाता है। वह चश्मा ठीक करते हुए पूछती है, तुम उसे जानते हो? जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, थोड़ा बहुत। वैसे लगता है वह यहाँ काफी फेमस है। झो मियाओ सिर हिलाकर कहती है, हाँ बहुत फेमस है। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है। कोई भी अच्छा दिखने वाला लड़का हो, वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। यह सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, क्या बात कर रही हो? मैं उसे पसंद करूँ? बिल्कुल नहीं। जिसके जवाब में झो मियाओ हंस पड़ती है और कहती है, सच? मुझे तो लगा था कि तुम भी उसके फैंस में से एक हो। जिस पर मैं नाक सिकोड़ते हुए कहता हूँ, उस जैसी बदतमीज लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जॉनी। अगर मुझे चुनना हो तो मैं तुम्हें उससे 1000 गुना बेहतर मानूंगा। फिर मैं बिना रुके कहता हूँ, उसमें खास है ही क्या? बस घर अमीर है और थोड़ी बहुत खूबसूरती है, ऊपर से गुस्सैल, जिद्दी और मूड स्विंग वाली। जो भी उससे शादी करेगा उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बातें सुनकर झो मियाओ पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि शायद पहली बार उसने किसी को लूक फीफी के बारे में इस तरह बोलते हुए सुना था। वह मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई एलियन हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे चेहरे पर मौजूद नापसंदगी देखकर वह हंस पड़ती है, जिसके बाद उसके और मेरे बीच की दूरी भी काफी कम हो जाती है। मौका देखकर मैं तुरंत कहता हूँ, वैसे मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी क्लास कौन सी है। झो मियाओ, अपना क्लासरूम नंबर बता दो ना। बाद में अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आ जाऊंगा। मेरे हिसाब से झो मियाओ जैसी खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की से दोस्ती करना बिल्कुल गलत फैसला नहीं था। कौन जाने आगे चलकर नोट्स भी काम आ जाएं। जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मेरी क्लास तीसरी मंजिल पर है, अगर कुछ समझ ना आए तो सीधे मेरे पास आ जाना। यह सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ। फिर चारों तरफ नजर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि कैंपस लगभग खाली हो चुका है। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में जा चुके थे। जिस पर मैं झो मियाओ से कहता हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। बाद में फ्री हुआ तो फिर मिलने आऊंगा। बाय बाय। इतना कहकर मैं प्रिंसिपल बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता हूँ। उधर प्रिंसिपल ऑफिस में एक अलग ही सीन चल रहा होता है। जैसे ही प्रिंसिपल मुझे देखते हैं, वे लगभग 3 सेकंड तक शॉक में खड़े रह जाते हैं। फिर अगले ही पल जल्दी से उठकर मेरे लिए फ्रूट्स और ड्रिंक्स मंगवाते हैं, जिसके बाद बड़े सम्मान से कहते हैं, यंग मास्टर गू, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह चुपके से बाहर निकलते हैं और तुरंत लूक फीफी को फोन लगा देते हैं। फोन उठते ही वह धीरे से कहते हैं, मिस लूक, यंग मास्टर गू अभी प्रिंसिपल ऑफिस में है। दूसरी तरफ से लूक फीफी को जवाब देती है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल तुरंत कहते हैं, जी समझ गया। फिर वह आदर से कहते हैं, मिस लूक, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्लास में जाइए। थोड़ी देर में मैं होमरूम टीचर को भेजकर यंग मास्टर गू को आपकी क्लास तक पहुंचवा दूंगा। कॉल खत्म होते ही प्रिंसिपल राहत की सांस लेते हैं, जैसे उनके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन अगले ही पल वह फिर से अपना फोन उठाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल लगा देते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी हड़बड़ाता हुआ अंदर आता है, जिसने काले फ्रेम का चश्मा पहना होता है और उसके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन होता है। जिस पर वह बड़े सम्मान से पूछता है, सर आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया है, क्या कोई इमरजेंसी बात है? जिसके जवाब में प्रिंसिपल कहता है, ये नया स्टूडेंट है जो अभी अभी हमारे स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है। इसका नाम गुचेन है। पहले यह विदेश के एक नोबल हाई स्कूल में पढ़ता था, जहाँ इसके परिवार ने अरबों खर्च किए थे। इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेहद शानदार रही है। आप इसे इसकी क्लास तक छोड़ाइए। ये उन रेयर स्टूडेंट्स में से है जो सीधे फिनिश लाइन पर पैदा हुए हैं, इसलिए इसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। मेरी बात समझ गए ना? प्रिंसिपल की बात के पीछे छिपा मतलब वो मेल टीचर कैसे नहीं समझता। जिस पर वह तुरंत जवाब देता है, जी सर, ये बिल्कुल समझ गया। यह कहकर टीचर बड़े आज्ञाकारी तरीके से मुझे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए क्लास के दरवाजे तक पहुंचता हूं और मन ही मन बड़बड़ाने लगता हूं। अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में जब वह लगातार मेरी पढ़ाई की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था, तब मुझे हंसी रोकने के लिए अंदर से पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। यहाँ तक कि होंठ भी काट लिया था, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी इस बार मैं देश वापस पढ़ने नहीं, बल्कि टाइम पास और थोड़ा मजा लेने आया हूँ, इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातें मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। फिर टीचर गला साफ करता है और मुझे लेकर पूरे रौब से क्लास के अंदर एंटर करता है। जिस पर वह छात्रों से कहता है, यह हमारे क्लास का नया एक्सचेंज स्टूडेंट है, इसका नाम गुचेन है। अब यह खुद अपना इंट्रोडक्शन देगा। जिस पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, सभी महानुभावों को नमस्कार, मेरा नाम गुचेन है, जेंडर पूरी तरह मेल है और मेरा हॉबी सुंदर लड़कियों को देखना है। आगे से उम्मीद है आप लोग मुझ पर थोड़ा रहम करेंगे। मेरी इस अजीब और मजाकिया इंट्रोडक्शन को सुनते ही पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगती है, जिस पर कई स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हुए बातें करने लगते हैं। मैं पूरे क्लास पर नजर दौड़ाता हूँ और देखने लगता हूँ कि यहाँ कोई खूबसूरत लड़की है भी या नहीं। आखिर मैं गुचेन हूँ, बैठना है तो किसी ब्यूटी के पास ही बैठूंगा, कम से कम पढ़ाई करते हुए आंखों को सुकून तो मिलता रहेगा। मैं मन ही मन सोचता हुआ क्लास को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। आखिर यह अमीर घरानों के बच्चों का स्कूल है, जिस पर एक नजर डालते ही कई खूबसूरत लड़कियां दिखाई दे जाती हैं। लेकिन अफसोस, मैं पहले ही झो मियाओ जैसी टॉप ब्यूटी से मिल चुका था, इसलिए अब बाकी सभी को उससे कंपेयर करूं तो फर्क साफ नजर आता है। उसी समय टीचर फिर से बोलता है, गुचेन, तुम्हें किसके साथ बैठना है? अगर सामने वाला स्टूडेंट एग्री कर दे तो तुम जहाँ चाहो बैठ सकते हो। टीचर की यह बात सुनते ही क्लास की लड़कियां एक्साइटमेंट से उछल पड़ती हैं। गुचेन, इधर आकर मेरे साथ बैठो, मैं रोज तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाऊंगी, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बैठो। अगर होमवर्क में कोई दिक्कत हुई तो मैं सब संभाल लूंगी। मिल्क टी, स्नैक्स जो चाहो मैं रोज दूंगी। हैंडसम बॉय, मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकती हूँ। जैसे ही एक लड़की यह बात कहती है, बाकी लड़कियां तुरंत उसे घूरने लगती हैं। यह देखकर मुझे काफी मजा आता है। जिस पर मैं बोलने ही वाला होता हूँ, वैसे हमारी क्लास में सबसे सुंदर लड़की कौन है? लेकिन मेरी यह बात सुनते ही पूरी क्लास अचानक फ्रीज हो जाती है, जिसके बाद सभी एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर एक ही दिशा में देखने लगते हैं। उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि मामला कुछ अलग ही है। जिस पर मैं भी उनकी नजरों का पीछा करता हूँ और उधर देखने लगता हूँ। तब मुझे क्लास के सबसे पीछे खिड़की के पास मौजूद VIP सीट नजर आती है। मैं
सोचता हूँ क्या सबसे खूबसूरत लड़की आज स्कूल नहीं आई। आखिर गुचेन हूँ तो निशाना भी सबसे बेहतरीन ब्यूटी पर ही लगाऊंगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता हूँ कि दोनों सीटें खाली पड़ी हैं, जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ और आराम से जाकर खाली सीट पर बैठ जाता हूँ। टीचर वेई, मैं यहीं बैठूंगा। ये सुनकर टीचर वेई का चेहरा अजीब सा हो जाता है, लेकिन फिर वह मजबूरी में कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो बैठ जाओ। इसके बाद वह जोर से चिल्लाता है सब शांत हो जाओ, आगे से तुम सब सीनियर स्टूडेंट्स की तरह नए स्टूडेंट का ख्याल रखोगे, आपस में प्यार और यूनिटी बनाए रखोगे, समझ गए? जी सर, ठीक है, अब किताबें निकालो और पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन इस समय किसी का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है। लड़कियां चोरी छिपे बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रही होती हैं, जबकि लड़के मुझे ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे अभी जिंदा निकल जाएंगे। जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं बोर होकर लू फीफी को ढूंढने का फैसला करता हूँ। मैं देखना चाहता था कि वह यहाँ कैसी जिंदगी जी रही है, जिस पर मैं दूसरे फ्लोर पर पहुंचता हूँ और सीधे उसकी क्लास की तरफ बढ़ जाता हूँ। क्लास में झांकते ही मेरी नजर तुरंत लू फीफी पर पड़ती है, लेकिन अगले ही पल मैं देखता हूँ कि वह किसी दूसरे लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। यह देखकर मेरे अंदर अजीब सा जेलसी वाला फील आने लगता है। आखिर चाहे जो हो, अभी भी हमारा रिश्ता नाम का ही सही मौजूद तो है, जिस पर मैं मन ही मन गुस्से से भर जाता हूँ। लू फीफी, तुम भी कमाल करती हो। मैं आज ही नए स्कूल में आया हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता, इतनी दूर चलकर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे ढूंढने की बजाय किसी और लड़के के साथ बातें कर रही हो। जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा बढ़ता जाता है। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर सोचता हूँ लू फीफी, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया है तो मुझे भी कुछ करने का हक है। इसके बाद मैं एक लड़की को रोककर कहता हूँ एक्सक्यूज मी, क्या तुम लू फीफी को बाहर बुला सकती हो? बस उससे कहना कि उसका हस्बैंड उसे पकड़ने यहाँ तक आ गया है। मेरी बात सुनते ही लड़की की आंखें चमक उठती हैं। वाह, इतना बड़ा स्कैंडल, मैं अभी जाकर बताती हूँ। फिर वह एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए क्लास के अंदर भागती है। लू फीफी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। यह सुनते ही पूरी क्लास, जो अभी तक बाजार की तरह शोर मचा रही थी, अचानक पूरी तरह शांत हो जाती है। मैं बाहर खड़ा खड़ा आसानी से इमेजिन कर सकता था कि अंदर बैठे सभी स्टूडेंट्स अभी हैरानी से आंखें फाड़े हुए होंगे। कुछ मिनट बाद लू फीफी बेहद काले पड़े चेहरे और गुस्से से भरे एक्सप्रेशन के साथ क्लास से बाहर निकल आती है। मैं हाथ हिलाकर इशारा करता हूँ कि मैं यहीं खड़ा हूँ और उसे आवाज लगाता हूँ, जिस पर लू फीफी मुझे घूरते हुए कहती है गुचेन, आधी आंख से देखकर भी पहचान सकती हूँ कि यह सब तुम्हारी ही करतूत है, फिर से शरारत करने यहाँ चले आए हो, है ना? जिसके जवाब में मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ लू फीफी, तुम्हें तो बस दूसरे लड़कों के साथ खड़े होकर बातें करनी आती हैं, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आज रात घर वापस चलो, फिर देखना मैं मॉम को सब बता दूंगा ताकि वह तुम्हारी अच्छी क्लास लें। यह सुनकर लू फीफी लंबी सांस छोड़ती है और दांत पीसते हुए कहती है गुचेन, आखिर तुम कितना हंगामा मचाओगे तभी चैन मिलेगा, सुबह का हिसाब भी अभी बाकी है। गाड़ी से उतरते ही ऐसे गायब हुए जैसे पीछे भूत पड़ गए हों। फोन करके करके मेरा हाल खराब हो गया और तुमने एक कॉल तक नहीं उठाई। पता है मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कितनी परेशान हुई हूँ। यह कहकर वह नाराजगी भरी नजरों से मुझे देखती है, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों पर कम और उसके पीछे ज्यादा होता है, जिस पर मैं देखता हूँ कि वह लड़का जो अभी थोड़ी देर पहले लू फीफी के साथ बड़ी नजदीकियां बढ़ा रहा था, अब यहाँ तक उसके पीछे पीछे चला आया है। उसकी नजरें लगातार हमारी तरफ टिकी हुई थी। उसे देखकर मेरे अंदर का विलन अचानक जाग उठता है, जिस पर मैं बिना कुछ सोचे लू फीफी की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता हूँ। यह नजारा देखते ही उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिर लू फैमिली की यंग मिस के सामने उसकी औकात ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह बस वहीं खड़ा खड़ा हमें जाते हुए देखता रहता है और गुस्से से दांत पीसता रहता है। इसके बाद मैं लू फीफी को भीड़ से दूर एक सुनसान जगह पर ले आता हूँ, जिस पर उसे आखिर समझ आता है कि मैंने क्या किया था। वह झटके से मेरा हाथ हटाती है और आंखें तरेरते हुए कहती है किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की जुर्रत कैसे हुई? क्या मैं इन दिनों तुम पर ज्यादा मेहरबान हो गई हूँ जो अब सिर पर चढ़ने लगे हो? यह सुनकर मैं तुरंत सफाई देने लगता हूँ। मैंने बस देखा कि तुम उस लड़के के साथ बड़ी क्लोज होकर बातें कर रही थी, तो थोड़ा सा जेलसी फील हो गया था, बस थोड़ा सा ही। उसी वजह से ये आइडिया दिमाग में आ गया। मैं तो बस चाहता था कि वह लड़का तुमसे दूरी बना ले, इसलिए मैंने सबको बता दिया कि तुम मेरी हो। फिर मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ कसम से मेरा किसी को जानबूझकर परेशान करने का इरादा नहीं था, जिस पर मैं तुरंत माफी मांगते हुए बोलता हूँ प्लीज इस बार माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। लू फीफी फिर गुस्से में कहती है गुचेन, क्या तुम आगे से थोड़ा कम पागलपन नहीं कर सकते? एक दिन चैन से स्कूल आकर पढ़ भी नहीं सकती मैं? मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि आराम से स्कूल आऊं और घर चली जाऊं। क्या तुम इस छोटी सी विश को पूरा नहीं कर सकते? उसके अंदर बढ़ते गुस्से को देखकर मैं तुरंत टॉपिक बदल देता हूँ। तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो पहले कुछ खा लेते हैं, पेट भर जाएगा तो दिमाग भी सही काम करेगा। इतना कहकर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और सीधे कैफेटेरिया की तरफ भागने लगता हूँ। जैसे ही हम कैफेटेरिया के अंदर पहुंचते हैं, लू फीफी की नजर तुरंत अपने दोस्तों पर पड़ जाती है, जिस पर वह पलक झपकते ही मेरा हाथ झटकती है और सीधे उनकी तरफ भाग जाती है, मुझे अकेला छोड़कर। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ और बैठने की जगह ढूंढने लगता हूँ। तभी मेरी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो चुपचाप खाना खा रही होती है, जिस पर मैं अपनी पूरी बेशर्मी एक्टिवेट करके उसके पास पहुंच जाता हूँ। हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट, कैफेटेरिया आज बहुत क्राउडेड है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? लड़की धीरे से सिर उठाकर मुझे काफी देर तक देखती रहती है, फिर बेहद ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलती है ठीक है, जिस पर मैं खुशी खुशी उसके सामने बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद मैं चोरी छिपे उसके चेहरे को देखने लगता हूँ। सच कहूँ तो ये लड़की पूरी तरह मेरी पसंद की कैटेगरी में आती थी। उसके अंदर एक अलग ही कोल्ड और पावरफुल ऑरा था। ऐसा पर्सनालिटी देखकर कोई भी लड़का आसानी से अट्रैक्ट हो सकता था। जितनी खतरनाक दिख रही थी उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रही थी, जिस पर मैं समझदारी दिखाते हुए चुपचाप खाना खाने लगता हूँ और अपनी इमेज खराब नहीं करता। खाना खत्म होने के बाद मैं वापस क्लास
क्लास में लौट आता हूँ। दोपहर का पहला सब्जेक्ट चाइनीज लिटरेचर होता है, जो मुझे किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता। कुछ देर बाद अचानक मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ वाली सीटों पर बैठे तीनों स्टूडेंट्स अब तक गायब थे और अब जाकर क्लास में पहुंचे हैं, जिस पर मैं उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगता हूँ और अगले ही पल मेरी आंखें फैल जाती हैं। अरे, यह तो वही कोल्ड ब्यूटी है जिसके साथ मैं अभी कैफेटेरिया में बैठा था। यह देखकर मैं तुरंत खुश हो जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा पास खिसक कर उसके कान के पास धीरे से बोलता हूँ, दुनिया सच में बहुत छोटी है, हम फिर मिल गए। काफी डेस्टिनी वाली बात है ना? लेकिन लड़की का चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता, जिस पर वह बस एक ठंडी नजर मेरी तरफ डालती है और हल्का सा सिर हिला देती है, जैसे उसे याद हो कि मैं कौन हूँ। उसे इतना शांत देखकर मेरे अंदर की शरारत फिर जाग जाती है। मैं मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुचेन है, मैं अभी अभी स्कूल में ट्रांसफर होकर आया हूँ। लेकिन वह मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। सिर्फ उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। जितना वह मुझे इग्नोर करती है, उतना ही मेरा उसे छेड़ने का मन करता है, जिस पर मैं फिर बोलता हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल, कम से कम अपना नाम तो बता दो, थोड़ा इन्फो ही दे दो। काफी देर तक मेरी बकबक सुनने के बाद आखिर उसकी पेशेंस जवाब दे देती है। वह गुस्से में एक कागज निकालती है और उस पर तेजी से 2 बड़े अक्षरों में वो शिन लिख देती है। इसके बाद वह कागज मेरी तरफ फेंक देती है। आखिर मुझे उसका नाम मिल ही जाता है, जिस पर मैं तुरंत सीधा होकर बैठ जाता हूँ और एक आज्ञाकारी पप्पी की तरह चुप हो जाता हूँ। अब मेरे पास मिशन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। ये बोरिंग क्लास मेरे लिए किसी हाई डोज स्लीपिंग मेडिसिन से कम नहीं लगती है, जिस पर मेरी आंखें बार बार बंद होने लगती हैं और मैं लगातार ऊँघता रहता हूँ। दूसरी तरफ मेरे बिल्कुल बगल में बैठी वो शिन बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रही होती है। उसकी नजरें किताब के हर शब्द पर टिकी रहती हैं। इसी दौरान टीचर मुझे भी खड़ा करके एक सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता है। जैसे तैसे पूरा दिन गुजरता है और आखिरकार छुट्टी का समय आ जाता है। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है, मैं तुरंत अंगड़ाई लेता हूँ और सोचता हूँ कि थोड़ी देर की नींद पूरी कर लूं, जिस पर मैं डेस्क पर सिर रखकर ऐसी नींद में डूब जाता हूँ कि मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है। फिर अचानक झो मियाओ मुझे हिलाकर जगाती है, जिस पर मैं आंखें मलते हुए उठता हूँ और देखता हूँ कि पूरी क्लास में अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। झो मियाओ हल्की आवाज में कहती है, स्कूल खत्म हो गया है, क्या तुम अभी भी सोने का प्लान बना रहे हो? मेरा सुस्त चेहरा देखकर वह हल्का सा मुस्कुराती है और फिर कहती है, अगर जल्दी नहीं निकले तो गार्ड दरवाजा बंद कर देगा। क्या सच में आज रात यहीं सोने वाले हो? जिस पर मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ और जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन क्लास से बाहर निकलने से पहले मैं पलटकर उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, मुझे जगाने के लिए थैंक्स। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है, तुम भी जल्दी घर चली जाना, लड़कियों के लिए देर तक बाहर रहना सेफ नहीं होता। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। जिसके बाद झो मियाओ अपनी सीट पर बैठी बैठी मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहती है। क्लास से बाहर निकलते ही मैं फोन निकालकर लू फीफी को कॉल करता हूँ, लेकिन चाहे जितनी बार कॉल करूँ वह फोन नहीं उठाती। जिस पर मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, यह लू फीफी फिर कौन सा नया ड्रामा कर रही है। आखिर हमने तय किया था कि आज साथ में लू फैमिली वापस जाएंगे। काफी देर बाद जाकर उसका कॉल लगता है, जिसके जवाब में वह बड़े आराम से कहती है, मैं तो घर पहुंच चुकी हूँ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। यह सुनते ही मैं चिढ़कर बोलता हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकती थी? लू फीफी, आज तो तुमने हद कर दी, घर पहुंचने दो, मैं मॉम से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। फोन काटने के बाद मैं गुस्से में स्कूल गेट की तरफ बढ़ता हूँ और टैक्सी का इंतजार करने लगता हूँ। इसी दौरान मैं पैरों से कंकड़ मारते हुए खड़ा रहता हूँ कि तभी मेरी नजर झो मियाओ पर पड़ती है, जो धीरे धीरे स्कूल से बाहर आ रही होती है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लगभग एक साथ पूछ बैठते हैं, तुम अभी तक घर नहीं गए? जिस पर दोनों हल्का सा हंस पड़ते हैं। उसी समय एक काली कार आकर सड़क किनारे रुकती है। झो मियाओ उसे देखकर आगे बढ़ती है, लेकिन फिर मेरी तरफ देखकर रुक जाती है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वह हिम्मत जुटाकर पूछती है, गुचेन, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। मैं तुरंत हाथ हिलाकर मना करता हूँ, नहीं नहीं, मेरी कार भी आने वाली है, तुम जल्दी घर जाओ, कल मिलते हैं। जिस पर वह हल्का सा सिर हिलाती है और कार में बैठकर चली जाती है। उसकी कार के जाने के कुछ देर बाद मेरी टैक्सी भी आ जाती है। भैया टाइशन विला चलिए, ज्यादा समय नहीं लगता और मैं लू फैमिली के मेन मंशन पहुंच जाता हूँ। लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचता हूँ, सामने का नजारा देखकर मैं पूरी तरह रुक जाता हूँ। एक लंबी लाइन में नौकर खड़े होते हैं और मुझे देखते ही जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर, आपका स्वागत है। यह सब देखकर मैं करीब 5 सेकंड तक वहीं खड़ा रह जाता हूँ। फिर मैं अजीब सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखता हूँ, अचानक ऊपर से रंग बिरंगे रिबन और कन्फेट्टी मेरे ऊपर गिरने लगते हैं, जिस पर मैं चौंक कर ऊपर देखता हूँ। तभी लू मदर खुशी से कहती हैं, अरे हमारा गुचेन आ गया। इसके बाद वह मुझे और लू फीफी को पकड़कर सीधे हॉल के अंदर ले जाती हैं। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ और देखता हूँ कि पूरा हॉल किसी सेलिब्रेशन की तरह सजाया गया है। हर गेस्ट शानदार कपड़ों में मौजूद होता है। यह देखकर मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं, जिस पर मैं धीरे से लू फीफी की तरफ देखता हूँ। तब वह मेरे कान के पास आकर फुसफुसाती है, ये हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, मॉम ने खुद ऑर्गेनाइज की है। उनका कहना था कि शुभ दिन का इंतजार क्यों करना, इसलिए आज ही सब कर दिया। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। जिस पर लू फीफी आगे कहती है, इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है, हकीकत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वह कुछ और कहने ही वाली होती है कि तभी कुछ गेस्ट्स हमारी तरफ आते दिखाई देते हैं, जिस पर वह तुरंत मुस्कुराती है, मेरा हाथ पकड़ती है और साथ ही चुपके से मुझे जोर से चिकोटी भी काट देती है। गेस्ट्स के जाते ही हम दोनों फिर से एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। इसी बीच लू मदर की आवाज सुनाई देती है, गुचैन, फीफी, तुम दोनों कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ, और ना यहाँ आओ, मैंने खास तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए एक बहुत खूबसूरत केक बनवाया है। जिस पर मैं मजबूरी में जवाब देता हूँ, जी अभी आए। फिर मैं लू फीफी का हाथ पकड़कर केक की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मैं हैरान रह जाता हूँ।
हमारे सामने 10 मंजिला विशाल केक रखा होता है। वह किसी छोटे पैलेस जैसा दिखाई देता है। मैं चोरी छिपे लू फिफाई की तरफ देखता हूँ, जिस पर वह केक को देखकर आंखें सिकोड़ कर मुस्कुरा रही होती है और साफ नजर आ रहा होता है कि उसे ये केक बेहद पसंद आया है। इसी दौरान लू फादर मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, गू चेन, आगे से फिफेई का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूँ, कभी उसका दिल मत दुखाना। जिस पर मैं चुपचाप उनकी बात सुनता हूँ। फिर ग्रैंडप्पा लू भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मेरे लिए यही सबसे कीमती बात है। यह सुनकर लू फिफेई होंठ फुला लेती है और धीरे से बड़बड़ाती है, कमाल है, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ग्रैंडप्पा लू पर पड़ती है, वह तुरंत चुप हो जाती है। इसके बाद ग्रैंडप्पा लू ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं, आज से गुचेन और लू फिफाई आधिकारिक रूप से एंगेज्ड हैं और चूंकि दोनों की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए शादी की कोई जल्दी नहीं है। जब फिफाई ग्रेजुएशन पूरी कर लेगी, तब दोनों विदेश जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन करेंगे। यह सुनते ही लू फिफाई मेरी तरफ ऐसा घूरती है जैसे मुझे जिंदा खा जाएगी। फिर वह धीरे से इशारा करती है कि मैं थोड़ा झुकूं, जिस पर मैं उसके करीब जाता हूँ। वह मुस्कुराकर पूछती है, गुचेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बचपन से मुझे सीक्रेटली पसंद करते हो, इसलिए मुझसे शादी करने के लिए इतने उत्साहित हो? उसकी नरम आवाज और इतनी कम दूरी की वजह से एक पल के लिए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन अगले ही पल मैं खुद को संभाल लेता हूँ। जिस पर मैं उसे घूरते हुए पीछे हटता हूँ और कहता हूँ, यंग मिस, इतना ज्यादा इमेजिनेशन भी अच्छी चीज नहीं है। कौन तुम्हें सीक्रेटली पसंद करता है? मैं भी तुम्हारी तरह इस सिचुएशन का शिकार हूँ। फिर मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अगर तुम भी इस एंगेजमेंट से खुश नहीं हो तो ठीक है, हम दोनों मिलकर इसका विरोध करेंगे। मुझे यकीन है कि फादर लू तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो वो तुम्हें किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे जिसे तुम पसंद ही नहीं करती हो। तुम्हें बस जाकर थोड़ा रोना धोना है और कुछ बातें कहनी है। जिस पर अगर फादर लू का दिल पिघल गया तो शायद यह एंगेजमेंट भी कैंसिल हो सकती है। यह सुनकर लू फिफेई भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन गाली देती है और फिर नाराज होकर जवाब देती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम जाकर कहो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है? जरूरी क्यों है कि हमेशा मैं ही बोलूं? जिस पर मेरी भी जिद जाग जाती है और मैं तुरंत जवाब देता हूँ, मैं तो नहीं बोलूंगा, अब तुम मेरा क्या कर लोगी? इसके बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा अच्छा इंसान बनकर उसे एक बात समझा ही दूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी एंगेजमेंट अब लगभग तय हो चुकी है। जिस पर मेरी सलाह यही है कि किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। यह सुनकर लू फेफे ताना मारते हुए कहती है, वाह, और तुम किस्मत को एक्सेप्ट करना जानते हो? मैं कंधे उचकाते हुए दोनों हाथ फैलाकर मासूम सा चेहरा बनाता हूँ। मैं तो पहले ही रियलिटी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। फिर मैं आगे कहता हूँ, लू फीफी, तुम्हें आखिर डर किस बात का है? वैसे भी अगर ऑफिशियल वेडिंग होती है तो वो हमारी ग्रेजुएशन के बाद ही होगी और तब तक कौन जानता है क्या क्या चेंजेस आ जाएं, शायद हम बच भी जाएं। मेरी पूरी एनालिसिस सुनने के बाद लू फिफे तुरंत अकड़कर कहती है, मुझे डरने की क्या जरूरत है? शादी होगी तो हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक हस्बैंड और बढ़ जाएगा, इसमें बुरा क्या है? जिस पर मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, अच्छा तो फिर क्या करने का सोच रही हो? कोथान, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं हंसते हुए कहता हूँ, तो फिर ट्राई करके देख लें। ट्राई तो ट्राई, डरता है? यह सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद अपनी वैल्यू इतनी आसानी से कम कर दोगी। फिर मैं मजाकिया अंदाज में कहता हूँ, मेरी प्यारी लू फीफी, जब तुम इतनी एंथुसियास्टिक हो तो मैं भी मना नहीं करूंगा। जिस पर मैं उसके करीब जाने ही वाला होता हूँ कि अचानक मुझे ऐसा फील होता है जैसे रस्सी कल्स जैसे अनगिनत नजरें हमारी तरफ देख रही हों। यह महसूस करते ही मैं तुरंत उसे छोड़ देता हूँ और दोनों के बीच दूरी बना लेता हूँ। इसके बाद जब मैं चारों तरफ देखता हूँ तो पता चलता है कि लगभग सारे गेस्ट्स हमें ही घूर रहे हैं। लू फिफे का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बहस में हम इतने खो गए थे कि यह तक भूल गए कि हम एंगेजमेंट पार्टी के बीचों बीच खड़े हैं, जिस पर पीछे से एल्डर्स की हल्की फुल्की हंसी सुनाई देती है। यह देखकर मैं तुरंत लू फिफे का हाथ पकड़ता हूँ और उसे लेकर बाहर की तरफ भाग जाता हूँ। बाहर आते ही वह गुस्से में कहती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, दिन दहाड़े मुझे दीवार से लगाकर खड़े कर दिया, अब सब लोगों ने देख लिया, बताओ अब क्या करें? मैं बेफिक्र अंदाज में कंधे उचकाकर जवाब देता हूँ, अब इस बात को लेकर बहस करने का क्या फायदा? आखिर यह हमारी एंगेजमेंट पार्टी ही तो थी। अगर हम थोड़ा क्लोज हो गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बात करते करते हम अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, जिस पर जब मैं फिंगरप्रिंट से डोर अनलॉक करने लगता हूँ तभी लू फिफे का फोन बजता है। कॉल उसकी माँ की होती है। कॉलर आईडी देखते ही उसके सिर में दर्द होने लगता है और मन में एक अजीब सा बैड फीलिंग उठने लगता है। फिफे, एक बात बताना भूल गई थी, तुम्हारे अपार्टमेंट में मैंने थोड़ी रेनोवेशन करवाई है। अब तुम दोनों फियांसी हो, इसलिए आगे से एक ही रूम में सोना, तभी रिलेशनशिप जल्दी डेवलप होगा, समझी? यह सुनकर लू फिफे लगभग चिल्ला पड़ती है, माँ, आपने मेरी परमिशन के बिना घर में लोगों को कैसे भेज दिया? उसी समय मैं घर के अंदर कदम रखता हूँ और चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ। फिर हैरानी से पूछता हूँ, रुको, घर का लेआउट ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं चोरी तो नहीं हो गई? जिस पर लू फिफे तुरंत पूरी बात समझ जाती है। वह ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, माँ, कहीं आपने कोथन का रूम तो नहीं हटवा दिया? बिल्कुल हटवाया है, मदर लू पूरी सीरियसनेस के साथ जवाब देती है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों अलग अलग सो, अब से एक ही बेड पर सोना होगा, समझे? इसके बाद वह धमकी भी देती है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं दोनों को तुरंत विदेश भेज दूंगी, वहाँ लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। जी माँ, समझ गए। फिर मदर लू रहस्यमयी आवाज में कहती हैं, वैसे मैंने तुम दोनों के लिए बेड पर एक गिफ्ट भी रखा है, बाद में खोलकर देखना। यह कहकर वह तुरंत कॉल काट देती हैं, जिस पर लू फिफे का अनईजी फीलिंग और भी बढ़ जाता है। फिर जब हम बेडरूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बेड के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ है। मैं उत्साहित होकर उसके पास जाता हूँ, वाह, मॉम ने तो बड़ा बढ़िया गिफ्ट भेजा है। इसके बाद मैं बॉक्स खोलता हूँ, लेकिन अंदर का सामान देखकर एकदम शॉक हो जाता हूँ। पूरा बॉक्स कंडोम से भरा हुआ होता है। मैं कुछ
सेकंड तक उसे घूरता रहता हूँ। यह क्या है? जिस पर लू फिफे भी क्यूरियस होकर पास आती है। क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया? लेकिन जैसे ही वह बॉक्स के अंदर झांकती है उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगती हैं और वह एक शब्द तक नहीं बोल पाती। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर अचानक ऑकवर्ड हंसी निकल जाती है। मैं नीचे बॉक्स की तरफ देखते हुए कहता हूँ, इसमें तो कम से कम कई 100 पीसेस होंगे। फिर मैं मजाक में जोड़ देता हूँ, इतने सारे खरीद लिए, इन्हें खत्म करने में तो उम्र निकल जाएगी। जिस पर लू फिफे तुरंत भड़क जाती है, कौन तुम्हारे साथ यूज करेगा? तुम हमेशा खुद को इतना पावरफुल क्यों समझते हो? मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वैसे भी हम फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हैं, तुम सच में बड़े शेमलेस हो। जिस पर हम दोनों फिर से मजाक मस्ती में बहस करने लगते हैं। कुछ देर बाद मैं गंभीर होकर पूछता हूँ, अच्छा अब बताओ रात को सोने का क्या अरेंजमेंट होगा? यह सुनते ही लू फिफे के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। साफ दिखाई देता है कि उसके पास भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है। मैं थोड़ी देर सोचता हूँ, फिर कहता हूँ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं बाहर सोफा पर सो जाऊंगा, बस यही फाइनल है, गुड नाइट। इतना कहकर मैं उसे जवाब देने का मौका तक नहीं देता और अपना पिलो उठाकर सीधे लिविंग रूम की तरफ निकल जाता हूँ। अगली सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ। ब्रशिंग और फ्रेश होने के बाद सोफा पर बैठकर लू फीफी का इंतजार करते हुए फोन स्क्रॉल करने लगता हूँ, लेकिन काफी देर तक उसका कोई नामो निशान नहीं दिखता। जिस पर मैं मजबूर होकर बेडरूम के डोर तक जाता हूँ और नॉक करता हूँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर मैं सीधे डोर खोलकर अंदर चला जाता हूँ। लू फीफी जल्दी उठो, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। यह सुनते ही वह घबराकर उठ बैठती है। क्या लेट हो गया क्या? कुछ ही मिनटों बाद वह पूरी तरह तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है और जल्दी चलने के लिए कहती है। मैं सिर हिलाता हूँ और फिर हम दोनों तेजी से कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। कॉलेज पहुंचने पर राहत की सांस निकलती है, क्योंकि क्लास शुरू होने में अभी भी पूरे 5 मिनट बाकी होते हैं। मैं अपनी सीट पर बैठते हुए कहता हूँ, बच गए, लेट मार्क नहीं हुए। जिस पर युशिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग। फिर वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। सिर्फ उसकी हल्की सी स्माइल भी कुछ पल के लिए मेरा ध्यान भटका देती है। इसके तुरंत बाद क्लास बेल बजती है, लेक्चरर अंदर आते हैं और लेक्चर शुरू हो जाता है। एक और बोरिंग और फीके दिन की शुरुआत होती है। क्लास आधी ही हुई होती है कि मुझे घुटन सी फील होने लगती है। मेरा मन कहीं टेक ही नहीं रहा होता, जैसे बादलों में उड़ रहा हो। जिस पर मैं बिना ज्यादा सोचे एक बहाना बनाता हूँ और सीधे क्लास बंक करके निकल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कॉलेज गेट के बाहर थोड़ा घूम फिर लूं, शायद मूड फ्रेश हो जाए। लेकिन जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचता हूँ और खुशी खुशी बाहर निकलने लगता हूँ, तभी सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोक देता है। गार्ड अंकल सख्त चेहरे के साथ कहते हैं, अरे स्टूडेंट, तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है, पहले लीव परमिशन स्लिप दिखाओ। मैं सिर खुजाते हुए जवाब देता हूँ, अंकल मेरे पास लीव स्लिप तो नहीं है, लेकिन मुझे सच में जरूरी काम से बाहर जाना है, मैंने लेक्चरर को भी बता दिया है। जिस पर गार्ड अंकल बिना नरम पड़े जवाब देते हैं, मुझे सिर्फ लीव स्लिप चाहिए, अगर नहीं है तो बाहर जाने की कोशिश भी मत करना, या फिर अपने क्लास टीचर को कॉल करो, वो सीधे मुझसे बात कर लें। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर परेशान हो जाता हूँ। आखिर मैं क्लास बंक करके निकल रहा हूँ। अब अगर लेक्चरर को खुद कॉल करूँ तो कल का सूरज देखना भी मुश्किल हो जाएगा। यह गार्ड अंकल तो जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट निकलते हैं। जिस पर मैं बहस करना छोड़ देता हूँ, मुड़कर वापस जाता हूँ और फिर एक सुनसान दीवार के पास पहुंचकर सीधे बाउंड्री वॉल फांदकर बाहर निकल जाता हूँ। बाहर निकलते ही न जाने क्यों मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। मैं तुरंत फोन निकालता हूँ और सीधे प्रिंसिपल को कॉल लगा देता हूँ। हेलो प्रिंसिपल सर, मैं कोथान बोल रहा हूँ। हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। इतना कहकर मैं प्रिंसिपल के जवाब का इंतजार तक नहीं करता और सीधे फोन काट देता हूँ। फिर आराम से अपार्टमेंट वापस लौटकर नींद पूरी करने निकल जाता हूँ। दूसरी तरफ प्रिंसिपल कुछ देर फोन को घूरते रह जाते हैं। ये लड़का अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स की बात क्यों कर रहा था? आखिर हुआ क्या है? जिस पर वह भी ज्यादा सोचने की बजाय सिक्योरिटी टीम लीडर को फोन लगा देते हैं। हेलो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सुना है आजकल तुम लोग बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, जाकर पता लगाओ कि आखिर मामला क्या है और इस प्रॉब्लम को तुरंत हैंडल करो। सिक्योरिटी कैप्टन यह सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। डेडिकेशन? यह सुनने में तारीफ कम और वार्निंग ज्यादा लग रही थी। जिस पर उसके मन में तुरंत ख्याल आता है कि जरूर किसी गार्ड ने कोई गड़बड़ की होगी। आज ड्यूटी पर कौन था पता करो, अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। उसके हिसाब से अगर उसने प्रिंसिपल की बात गलत समझ भी ली तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर सच में किसी गार्ड ने बड़ी गलती कर दी और उसने उसे बचा लिया तो पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी। इसी वजह से थोड़ी देर बाद वही गार्ड अंकल जिन्होंने मुझे रोका था अचानक ऑफिस में बुला लिए जाते हैं। उनके सुपीरियर लगातार लंबा लेक्चर देते रहते हैं। गार्ड अंकल आधा समझते हैं आधा नहीं समझते, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ एक ही बात साफ सुनाई देती है, कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर गार्ड अंकल की आंखें फैल जाती हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वह सामने खड़े लीडर को देखते रहते हैं जबकि लीडर खुद नजरें चुराने लगता है। सच कहें तो उसके मन में भी थोड़ा गिल्ट होता है। गार्ड अंकल वहीं खड़े रह जाते हैं जैसे उनकी दुनिया रुक गई हो। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई थी, फिर यह सब कैसे हो गया। उसी समय एक मीठी सी लड़की की आवाज सुनाई देती है। हेलो अंकल, आप यहाँ ऐसे उदास खड़े क्या कर रहे हैं? गार्ड अंकल मुड़कर देखते हैं तो सामने चश्मा पहने झो मियाओ खड़ी होती है। उन्हें देखते ही गार्ड अंकल सम्मान से कहते हैं, यंग मिस। यह सुनकर झो मियाओ हंस पड़ती है। मैं कोई रिच फैमिली की यंग मिस नहीं हूँ अंकल, मैं भी एक साधारण परिवार की लड़की हूँ, इसीलिए मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर गार्ड अंकल को उससे अपनापन महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि यह लड़की भी उनकी तरह एक आम इंसान है। फिर वह मुस्कुराकर कहते हैं, थैंक यू बेटी, तुम खूब मेहनत से पढ़ाई करना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होना चाहिए। झो मियाओ भी उनकी बात ध्यान से सुनती है। जिस पर गार्ड अंकल आखिरकार सारी कहानी शुरू से लेकर अंत तक उसे बता देते हैं। पूरा किस्सा सुनने के बाद झो मियाओ की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। फिर वह उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अंकल चिंता मत कीजिए, अब मुझे पूरी बात समझ आ गई है। आज आप घर जाकर आराम कीजिए, इस मामले का सही जवाब जरूर मिलेगा।
चलेगा। मैं वादा करती हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी। गार्ड अंकल कुछ कह पाते उससे पहले ही झो मियाओ तेजी से वहां से निकल जाती है। इसके बाद वह सीधा उस क्लासरूम की तरफ भागती है जहां मैं होना चाहिए था। वहां पहुंचकर वह एक फीमेल स्टूडेंट को रोकती है जो क्लास में जाने वाली होती है। एक्सक्यूज मी, क्या तुमको थान को बाहर बुला सकती हो? लड़की सिर हिलाकर मान जाती है और क्लासरूम के अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वह वापस बाहर आकर माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, को थान क्लास में नहीं है, शायद बाद में आकर देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अगली सुबह मैं बहुत फ्रेश मूड में उठता हूँ, फिर लू फिफेई के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचता हूँ, मैं आदत के मुताबिक सिक्योरिटी बूथ की तरफ देखता हूँ, लेकिन वहां मुझे एक नया गार्ड दिखाई देता है। मैं 3 सेकंड तक हैरान खड़ा रहता हूँ, फिर ज्यादा ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद जैसे ही एकेडमिक बिल्डिंग में पहुंचता हूँ, सामने झो मियाओ खड़ी दिखाई देती है। मैं खुशी से उसकी तरफ दौड़ता हूँ। अरे झो मियाओ, बहुत दिनों बाद मिले हैं, गुड मॉर्निंग। लेकिन मेरी बात सुनते ही उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह मेरी तरफ देखती तक नहीं बल्कि गुस्से भरी नजरों से घूरती रहती है। यह देखकर मेरी रीढ़ तक ठंडी पड़ जाती है, जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? बताओ कौन है, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। लेकिन झो मियाओ झुंझलाकर जवाब देती है, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, बस मेरा मूड अच्छा नहीं है और वैसे भी मैं कुछ कर नहीं सकती, आखिर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। वह ताना मारते हुए आगे कहती है, कोई यंग मास्टर के लिए तो पूरी दुनिया घूमती है, अगर तुम्हारा मूड थोड़ा भी खराब हो जाए तो किसी न किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना? इतना कहकर वह मुझे एक नजर तक नहीं देती और सीधे वहां से चली जाती है। मैं 5 सेकंड तक वहीं खड़ा रह जाता हूँ। उसका यह अजीब बिहेवियर मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता है। ये आखिर हुआ क्या है? इसके बाद मैं क्लासरूम में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ, लेकिन मन अभी भी परेशान रहता है। तभी यूशिन मेरी तरफ देखता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यह सुनकर मुझे जैसे अपना दुख सुनाने वाला इंसान मिल जाता है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, यार जरा बताओ तो सही, आखिर झो मियाओ मुझसे इतनी नाराज क्यों है? यह सवाल सुनते ही यूशिन कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप रह जाता है। वह वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और काफी देर तक चुप रहता है, जिस पर उसकी आंखों में हल्की घबराहट देखकर मुझे अचानक याद आता है कि मैंने अभी तक उसे पूरी कहानी बताई ही नहीं है। सच में मैं भी कभी कभी गोल्डफिश दिमाग वाला इंसान बन जाता हूँ। इसके बाद जब वो हम मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लेता है तो उसके चेहरे पर सोच में डूबा हुआ एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर वह मुझसे पूछता है, अभी तुमने बताया था ना कि कल क्लास बंक करके बाहर निकलने के बाद तुमने प्रिंसिपल को कॉल किया था? मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, हाँ। जिस पर वह फिर पूछता है, और उस कॉल में तुमने आखिर कहा क्या था? मैं ठुड्डी सहलाते हुए थोड़ा सोचता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, कुछ खास नहीं। उस समय पता नहीं क्यों खून गर्म हो गया था, इसलिए मैंने प्रिंसिपल को कॉल करके बस इतना कहा कि हमारी स्कूल सिक्योरिटी टीम बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। यह सुनकर वो हम काफी देर तक सोचता रहता है, फिर लंबी सांस छोड़ते हुए मेरी तरफ देखता है। मुझे लगता है प्रिंसिपल तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाए होंगे, जिस पर उन्होंने नीचे वालों से पूछताछ शुरू कर दी होगी और फिर नीचे वालों ने उनकी बात का गलत मतलब निकाल लिया होगा। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता हूँ, तो झो मियां इतनी गुस्सा क्यों है? वो हम जवाब देता है, मुझे लगता है वजह सिंपैथी है। सिंपैथी? मैं और भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, जिस पर वो हम कहता है, तुम्हें झो मियां के बारे में नहीं पता क्या? मैं तुरंत उत्सुक हो जाता हूँ, नहीं, लेकिन तुम्हारी उससे अच्छी फ्रेंडशिप लगती है, जल्दी बताओ। इसके बाद वो हम मुझे झो मियाओ के बारे में बताना शुरू करता है। झो मियाओ के एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स बहुत शानदार थे, इसलिए स्कूल ने खुद उसे यहाँ इनवाइट किया था। उसे काफी बड़ी स्कॉलरशिप भी मिली हुई है। मैं सिर हिलाता हूँ, जिस पर वह आगे बताता है, लेकिन उसने ये ऑफर इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। ये सुनकर मैं चौंक जाता हूँ। सच में? लेकिन उसे देखकर तो कभी नहीं लगता कि वह गरीब फैमिली से है। असल में झो मियाओ की पर्सनालिटी इतनी एलिगेंट है कि वह जो भी कपड़े पहनती है सब एक्सपेंसिव लगते हैं। वो हम फिर आगे कहता है, बिल्कुल सच है, बहुत लोग उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं। उसका परिवार साधारण है और वह सिंगल पेरेंट फैमिली में बड़ी हुई है। वह थोड़ा रुककर फिर कहता है, सुना है उसकी माँ को पहले काम के दौरान कुछ अमीर लोगों ने बहुत परेशान किया था, जिस पर झो मियाओ को रिच पीपल से काफी नफरत हो गई। यह सुनकर मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध जाती है। अब मुझे समझ आने लगता है कि झो मियाओ मुझसे इतना नाराज क्यों थी। वो हम फिर कहता है, तुमने नोटिस किया होगा कि स्कूल में कई लड़के उसे प्रपोज करते हैं। मैं सिर हिलाता हूँ, लेकिन उनमें से ज्यादातर रिच फैमिली के लड़के होते हैं, इसीलिए बिना सोचे भी समझा जा सकता है कि उन सबको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं उत्सुक होकर पूछता हूँ, अगर कोई रिच फैमिली से ना हो तब? वो हम कंधे उचकाता है, पता नहीं, ऐसा केस शायद कभी हुआ ही नहीं। आखिर हमारा यूनिवर्सिटी एलीट यूनिवर्सिटी है, यहाँ या तो लोग बहुत अमीर हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से आए हैं, और जो पढ़ाई में अच्छे लड़के होते हैं उनमें अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसलिए कोई जाकर उससे कन्फेस नहीं करता। यह सुनकर मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। अब सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। तो इसलिए झो मियां कल इतनी गुस्सा थी। मुझे लगता है कि उसने अपनी माँ के साथ हुई पुरानी बातें याद कर ली होंगी, जिस पर वो हम मेरी तरफ देखकर कहता है, मेरे हिसाब से उसने तुम्हें गलत समझ लिया है। शायद उसे लगा कि तुम्हारा मूड खराब था, इसलिए तुमने गार्ड अंकल को सजा दिलवा दी। मैं तुरंत सफाई देता हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, उस वक्त मैं थोड़ा इरिटेट जरूर था, लेकिन मैं उन रिच स्पॉइल्ड ब्रैट्स जैसा नहीं हूँ जो ताकत के दम पर दूसरों को दबाते हैं। यह सुनकर वो हम हल्की सांस छोड़ता है। सच कहूँ तो पावर अब्यूज कोई नई बात नहीं है। दुनिया हमेशा से बड़ी मछली छोटी मछली को खाती आई है, इसलिए झो मियाओ का गलत समझना भी पूरी तरह अजीब नहीं है। मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, फिर अचानक कहता हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि क्या करना है। वो हम हैरानी से पूछता है, क्या करने वाले हो? लेकिन तभी हमें महसूस होता है कि क्लास में असामान्य शांति छा गई है। हम दोनों ऊपर देखते हैं तो सामने लेक्चर्स हमें घूर रहे होते हैं। तुम दोनों बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर बातें करनी है तो बाहर जाओ। यह सुनकर हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत चुप हो जाते हैं। इसके बाद पूरा लेक्चर शांति से गुजरता है। जैसे ही
छुट्टी की बेल बजती है मैं फौरन झो मियाओ को ढूंढने निकल पड़ता हूँ। उसकी क्लासरूम के बाहर पहुंचते ही मैं एक लड़की को रोकता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम झो मियाओ को बाहर बुला सकती हो? बोलना को थानों से ढूंढ रहा है। थैंक यू। लड़की मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर मुस्कुराने लगती है। अरे तुम हो, आज तो काफी जल्दी कन्फेशन करने आ गए। मैं तुरंत घबरा जाता हूँ। अरे नहीं, मैं उसे प्रपोज करने नहीं आया हूँ, बस जरूरी बात करनी है। जिस पर वह हंसते हुए कहती है, ठीक है, इतने हैंडसम हो तो मैं हेल्प कर देती हूँ। वैसे मुझे लगता है तुम्हारे चांसेस काफी अच्छे हैं। यह कहकर वह क्लासरूम के अंदर चली जाती है। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज अंदर से सुनाई देती है, झो मियाओ, बाहर एक हैंडसम लड़का तुम्हें बुला रहा है। उसका नाम कुथान है। मैं बाहर खड़ा इंतजार करता रहता हूँ। मन में डर भी होता है कि कहीं झो मियाओ आने से मना न कर दे, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत वह सच में बाहर आ जाती है। वह शांत चेहरे के साथ पूछती है, मुझसे कोई काम था? उसकी ठंडी आवाज सुनकर मेरे दिल में अजीब सा खालीपन महसूस होता है। मुझे पता होता है कि वह अभी भी गार्ड अंकल वाली बात को लेकर नाराज है। जिस पर मैं गंभीर होकर कहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ मिनट दे सकती हो? कहीं और चलकर बात करते हैं। वह बिना कुछ कहे सिर हिला देती है। इसके बाद हम दोनों क्लासरूम से दूर टीचिंग बिल्डिंग के पास खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। मैं चारों तरफ ध्यान से देखता हूँ। जब यकीन हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है, तब मैं उसकी आंखों में देखकर गंभीर आवाज में बोलता हूँ, गार्ड अंकल वाली घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। मैं थोड़ा रुकता हूँ और फिर आगे कहता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को खुद हैंडल करूंगा। इसके बाद मेरी आवाज थोड़ी सख्त हो जाती है, लेकिन झो मियाओ, आज तुमने भी हद कर दी। वह चौंक कर मेरी तरफ देखती है। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, तुमने पूरी सच्चाई जाने बिना मुझे दोषी मान लिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरे साथ फेयर था? इतना कहकर मैं मुड़ जाता हूँ और वहाँ से जाने लगता हूँ। झो मियां वहीं खड़ी रह जाती है। मेरे गंभीर रवैये ने उसे पूरी तरह चौंका दिया होता है। जब उसे लगता है कि मैं सच में चला जाऊंगा, तो वह जल्दी से मेरे पीछे आती है, फिर धीरे से मेरी स्लीव पकड़ लेती है। सॉरी। मैं रुक तो जाता हूँ, लेकिन पीछे नहीं देखता। जिस पर वह एक बार फिर धीमी आवाज में कहती है, सॉरी। अब उसे समझ आ चुका होता है कि गलती उसकी थी। शुरू से ही उसने मुझे उन दूसरे लड़कों जैसा समझ लिया था जो किसी मकसद से उसके करीब आते थे। उसके मन में पहले से यह धारणा बन चुकी थी कि मैं भी उन अमीर लड़कों जैसा हूँ जो ताकत के दम पर कमजोर लोगों को दबाते हैं। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा होता है कि मैं सच में गार्ड अंकल की मदद करना चाहता हूँ। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जिस पर मैं अचानक पलटकर उसकी तरफ देखता हूँ। तुम्हारी अपॉलॉजी मैंने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अभी मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। यह कहकर मैं उसकी पकड़ छुड़ाता हूँ और सीधे वहां से निकल जाता हूँ। झो मियां वहीं खड़ी रह जाती है। वह काफी देर तक मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती है और समझ ही नहीं पाती कि अभी अभी क्या हुआ। इसके बाद मैं सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ता हूँ। बेल कब की बज चुकी होती है, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। मैं बिना रुके सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में घुस जाता हूँ और जोर से बोल पड़ता हूँ, चाचू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सॉरी सर, मैं को थ्यूगिया को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। जिस पर प्रिंसिपल परेशान होकर अपना माथा मलने लगता है। वो पहले तो गुस्से में कुछ सुनाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे कौ थ्यूगिया, आप यहाँ कैसे? कोई खास बात है क्या? आइए आइए, जल्दी अंदर बैठिए। जिस पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम पहले बाहर जाओ, मुझको थ्यूगिया से प्राइवेट बात करनी है। असिस्टेंट हैरानी से मुंह खोले खड़ा रह जाता है। उसने पहली बार प्रिंसिपल को किसी स्टूडेंट के सामने इतना दबते हुए और इतना खुशामद करते हुए देखा था। फिर प्रिंसिपल का इशारा देखते ही वो जल्दी से बाहर निकल गया। इसके बाद मैं कुर्सी पर बैठने की बजाय सीधा उसकी डेस्क तक पहुंचता हूँ और जोर से हाथ मारकर पूछता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो सिर्फ हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की तारीफ की थी। वो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कल मेरा रवैया थोड़ा अजीब था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चाहता था कि उसे जॉब से निकाल दिया जाए। जॉब से निकाल दिया जाए? प्रिंसिपल हैरानी से कहता है, मैंने तो सिर्फ सिक्योरिटी टीम के कैप्टन को हाल चाल पूछने भेजा था। मैं भला उसे निकालने की बात कैसे कर सकता हूँ? जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनकी जॉब जाए। कुल मिलाकर आप उन्हें वापस बुलाइए और कहिए कि वो फिर से काम पर लौट आए। आपने सुना ना, उन्हें वापस बुलाइए। वो सच में अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है। ऐसे एम्प्लॉय पर स्कूल को गर्व होना चाहिए। प्रिंसिपल कुछ देर सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है, ठीक है, अगर कौ थ्यूगिया इतनी जोर देकर कह रहे हैं तो मैं और क्या कह सकता हूँ, लेकिन कौ थान, आगे से ऐसा मत किया करो। हर बार गुस्से में आकर लोगों को बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं है। अब तुम बच्चे नहीं रहे, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना सीखो। उसकी बातें सुनकर मैं भी चुप हो जाता हूँ और अपने बारे में सोचने लगता हूँ। कुछ देर बाद मैं सिर झुकाकर कहता हूँ, आप सही कह रहे हैं, इस बार गलती सच में मेरी थी। ऐसा करते हैं, जब आप उस गार्ड अंकल को वापस बुलाएं तो उनकी सैलरी भी बढ़ा दीजिए। पैसों की चिंता मत कीजिए, पूरा खर्च मैं दूंगा। इसे मेरी तरफ से बोनस समझ लीजिए। इतना कहकर मैं तुरंत फोन निकालता हूँ और प्रिंसिपल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। इसके बाद मैं खुश होकर प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ। हॉलवे में कदम रखते ही मेरे शरीर से जैसे सारा बोझ उतर जाता है। कम से कम यह मामला अब अच्छे से सुलझ गया था। जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ और गुनगुनाते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगता हूँ। लेकिन तभी अचानक मेरी टक्कर लूक फीफी से हो जाती है। मैं हैरानी से पूछता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर लूक फीफी रुक जाती है और ठंडे चेहरे के साथ मुझे घूरने लगती है। वो अपने हाथ सीने पर बांध लेती है और गोलियों जैसी नजरों से मुझे देखने लगती है। उसकी नजरें देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आखिरकार वो गुस्से में बोल पड़ती है, तुम प्रिंसिपल ऑफिस में क्या करने गए थे? कहीं तुम जोमियू के लिए तो नहीं
गए थे? बोलो, जवाब दो। मैं चौंक कर पूछता हूँ, क्या तुम जो मियू को जानती हो? जिस पर लुक फीफी होंठ भींच कर कहती है, उस लड़की से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं उसे कैसे नहीं जानूंगी। इसके बाद वो मुझे और भी गुस्से से घूरती है। कुथान, तुम्हें क्या हो गया है? कोई भी खूबसूरत लड़की दिखती है और तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं, फिर तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। यह सुनकर मुझे सारी बात समझ आ जाती है। तो जिस बड़ी बहन का तुमने पहले जिक्र किया था वो जो मियू ही थी, और उस दिन जब तुम जिद करके कार से उतर गए थे वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें जो मियू दिख गई थी। सही कह रही हो ना? तुमने मुझे सड़क पर छोड़ दिया था सिर्फ उसके लिए। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो सीधे बोल दो, मैं भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहने वाली नहीं हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिस पर मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ, फीफी ऐसी बात नहीं है, मैं सच में उसे सिर्फ एक फ्रेंड मानता हूँ। फ्रेंड? लुक फीफी तुरंत चिल्लाती है, तुम दोनों का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर फैल चुका है। अब कौन है जिसे इसके बारे में नहीं पता? जो मियू ने पहली बार किसी लड़के के साथ ऐसा बर्ताव किया है। वीडियो? मैं हैरान होकर पूछता हूँ, जिस पर वो तुरंत फोन निकालती है और मेरे सामने वीडियो चला देती है। मैं ध्यान से देखता हूँ। वीडियो में मैं और जो मियू वही खाली मैदान में बात करते हुए नजर आ रहे होते हैं। कैमरा बहुत दूर से रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए आवाज साफ नहीं आती, लेकिन हमारे सारे एक्शन साफ दिखाई दे रहे थे। जो भी इस वीडियो को देखता वो यही सोचता कि हमारे बीच जरूर कुछ चल रहा है, जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, नहीं तुम गलत समझ रही हो। लेकिन लुक फीफी मानने को तैयार नहीं होती। गलत समझ रही हूँ? क्या तुम उससे मिलने नहीं गए थे? क्या तुम दोनों साथ खड़े होकर बातें नहीं कर रहे थे? और उससे पहले तुमने उससे रास्ता पूछा, फिर उसे थैंक यू बोलने के बहाने खाना खाने बुलाने की कोशिश की। वो लड़की जो मियू ही थी ना? तुम उसे कितने दिनों से जानते हो और इतनी जल्दी उसके पीछे पागल भी हो गए? इसके बाद वो गुस्से में मेरे सीने पर मुक्के मारने लगती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ और कोई जवाब नहीं देता। फिर थक कर अपना चेहरा मलता हूँ। आज सुबह जोमी ने मुझे गलत समझा था और अब लुक फीफी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। उधर लुक फीफी भागकर सीढ़ियों के एक अंधेरे कोने में छिप जाती है। वो चुपके से सिर उठाकर देखती है, लेकिन उसे मैं कहीं नजर नहीं आता, जिस पर वो और ज्यादा नाराज हो जाती है और घुटनों में चेहरा छिपा लेती है। कुथान, तुम कितने बेवकूफ हो। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोने की आवाज दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सिसकियां रुकती नहीं है। बचपन से उसे हमेशा राजकुमारी की तरह रखा गया था। उसे कभी इस तरह का दुख नहीं सहना पड़ा था, और ऊपर से कौथान का बर्ताव। जितना वो सोचती उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। इसी दौरान उसकी धुंधली नजरों के सामने एक लंबा सा साया आकर रुकता है। फीफी, यह आवाज सुनते ही उसके दिल में उम्मीद जागती है। आखिरकार वो बेवकूफ इंसान उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही गया था। उसे रोते हुए देखकर सामने वाला इंसान भी परेशान हो जाता है। वो बिल्कुल एक छोटे से डरे हुए खरगोश जैसी लग रही थी। तुम ठीक तो हो? ये आवाज सुनकर लुक फीफी अचानक होश में आती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल पड़ जाता है। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे इस हालत में देखूं। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसकी भारी और रोने से भरी आवाज सुनकर मैं कहता हूँ, पहले ये बताओ तुम यहाँ छिपकर कब से रो रही हो? जिस पर लुक फीफी मुंह फुला लेती है और मुझे कोई जवाब भी नहीं देती। वो तुरंत उठती है और ठंडे स्वर में कहती है, चलो यहाँ से। इसके बाद हम दोनों स्कूल के अंदर वाली सड़क पर साथ साथ चलने लगते हैं। उस समय क्लास चल रही होती है, इसलिए आसपास कोई नजर नहीं आता। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा होता है। जिस पर मैं पूछता हूँ, फीफी तुम वापस क्लास में जाओगी? वो कुछ देर सोचती है, फिर सिर हिलाकर मना कर देती है, नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी आंखें रो रो कर पूरी सूज चुकी हैं। अगर वो अभी इस हालत में क्लास में जाती तो बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते। हालांकि स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा था, लेकिन इस चेहरे के साथ कहीं भी जाना लोगों का ध्यान खींच ही लेता। आखिरकार हम दोनों एक छोटे से पार्क में पहुंच जाते हैं, जिस पर अचानक हम दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, सॉरी, माफ कर दो। यह देखकर हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, सॉरी फीफी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सच कहूँ तो मेरे और जो मियू के बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि वो हमारे बीच आए, और जहाँ तक उसे खाने पर बुलाने की बात है, वो सिर्फ रास्ता बताने के लिए थैंक यू बोलने का तरीका था। रही बात उस बेकार वीडियो की, तो सच ये है कि मैं वहाँ से जाने ही वाला था। उसने खुद मेरा हाथ पकड़कर रोका था। शुरू से आखिर तक मैंने उससे दूरी ही बनाए रखी थी। यह सुनकर लुक फीफी धीरे से कहती है, मेरी भी गलती थी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। असल में मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। जब भी मैं तुम्हें जोमी के साथ देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी नजरों में मैं हूँ ही नहीं, इसलिए मैं इतनी दुखी हो गई थी। वो कुछ पल रुकती है, फिर आगे कहती है, हालांकि मेरा गुस्सा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम मुझे ढूंढने सीढ़ियों तक आए, इसलिए तुम्हारे एफर्ट को पास मार्क्स मिलते हैं, और मैंने भी तुम्हें गलत समझा था, तो चलो इसे बराबरी मान लेते हैं। मैं बड़ी दिलवाली हूँ, इसलिए इस बार तुम्हें माफ कर देती हूँ। यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। ठीक है मैडम, अब घर चलते हैं। तुम्हारी आंखें इतनी सूज गई हैं कि जल्दी से आइस लगानी पड़ेगी, वरना कल सुबह उठोगी तो पांडा जैसी दिखोगी। जिस पर लुक फीफी मुझे घूर कर देखती है, लेकिन मैं हंसते हुए उसका कंधा पकड़ लेता हूँ और उसे साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ता हूँ। घर पहुँचने के बाद हम दोनों फ्रेश होते हैं। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद थकान भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए हम अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही मेरी नजर जो मियू पर पड़ जाती है, जिस पर मैं तुरंत लुक फीफी से कहता हूँ, मैं जो मियू से 2 मिनट बात करके आता हूँ। कल वाली बात पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह कहते ही मुझे डर लगता है कि कहीं लुक फीफी फिर
से नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से जोड़ देता हूँ, बस 5 मिनट, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए झो मियू की तरफ बढ़ जाता हूँ। पीछे लुक फीफी सिर्फ हल्की सी हूं करती है और एक तरफ जाकर मेरा इंतजार करने लगती है। झो मियू, 1 मिनट रुकना। मेरी आवाज सुनकर वो मुड़ती है और मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग कोथान, गुड मॉर्निंग। इसके बाद मैं उसे गार्ड अंकल वाली पूरी बात बता देता हूँ, जिस पर वो हैरानी से आंखें बड़ी करके कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में प्रिंसिपल के पास चले गए थे। मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, मैंने उनसे गार्ड अंकल को वापस रखने के लिए कह दिया है, इसलिए अब तुम फिक्र मत करो। यह सुनकर झो मियू राहत की सांस लेती है। फिर वो शर्मिंदा होकर कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, सच में मुझे बहुत अफसोस है। मैं हंसकर कहता हूँ, अरे इतनी सी बात के लिए माफी कैसी, ठीक है अब मैं क्लास में जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। इतना कहकर मैं हाथ हिलाता हूँ और वापस लुक फीफी के पास लौट जाता हूँ। कुछ ही देर बाद हम अपनी क्लास के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाने लगता हूँ मेरी नजर फिर से झो मियू पर पड़ती है। मैं हैरान हो जाता हूँ। क्लास शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, फिर भी वो अपनी क्लास में नहीं जा रही थी। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ जाती है, जिस पर मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता हूँ। उधर दूसरी तरफ लुक फीफी अपनी सीट पर बैठते ही मुस्कान गायब कर देती है। उसकी जगह एक ठंडी और खतरनाक एक्सप्रेशन आ जाता है। एनगोथियन। उसकी आवाज सुनते ही एनगोथियन घबराकर उसके पास पहुंचती है। जी बिग मिस। लुक फीफी टेबल पर उंगलियां थपथपाते हुए कहती है, मेरे लिए एक काम करो, 3rd फ्लोर की दूसरी क्लासरूम में जाओ और वहां मेरे लिए किसी पर नजर रखो। जी। एनगोथियन तुरंत सिर झुका देती है, जिस पर लुक फीफी आगे कहती है, देखो सोदन क्लास में है या नहीं और वो किससे बात कर रहा है ये भी पता करो। अगर कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना, लेकिन ध्यान रहे उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस पर नजर रख रही हो, समझ गई? जी समझ गई। जिस पर लुक फीफी संतुष्ट होकर हाथ हिलाती है। एनगोथियन तुरंत क्लास से बाहर निकल जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंचती कि सामने बाज थन योंग दिखाई दे जाता है। बाज थन योंग 2nd ईयर का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था, साथ ही वो लुक फीफी का सबसे बड़ा एडमायरर भी था। वो हमेशा खुद को उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड समझता था। उसे देखते ही एनगोथियन मुस्कुराकर कहती है, जीजाजी आप बिग मिस से मिलने आए हैं क्या? वो अभी आपका इंतजार कर रही हैं। बाज थन योंग का चेहरा हमेशा थोड़ा ठंडा दिखाई देता था, लेकिन जब वो मुस्कुराता तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता था। वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? फीफी के लिए कुछ खरीदने? एनगोथियन सिर हिलाकर जवाब देती है, नहीं, बिग मिस ने मुझे 3rd फ्लोर की दूसरी क्लासरूम में भेजा है, उन्हें किसी पर नजर रखनी है। किस पर? एक लड़के पर, उसका नाम कौथान है। यह नाम सुनते ही बाज थानशुंग का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। कौथान? उसका और फीफी का क्या रिश्ता है? जिस पर एनगोथियन असहज होकर कहती है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस बिग मिस का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यह सुनकर बाज थन योंग हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो अचानक कहता है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, जरा कैंटीन जाकर अपने जीजाजी के लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ, और हाँ फीफी के लिए भी एक ड्रिंक लेती आना। एनगोथियन थोड़ा हिचकिचाती हुई नजर आती है, जिस पर बाज थान योंग उसे घूर कर कहता है, अरे सोच क्या रही हो? कोथान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं? अच्छी तरह सोच कर जवाब देना। उसका घमंडी चेहरा देखकर एनगोथियन मन ही मन सोचने लगती है कि आजकल बाज थन योंग सच में लुक फीफी का काफी फेवरेट बना हुआ है। हो सकता है कि वो अब तक का रिकॉर्ड भी तोड़ दे और लुक फीफी के साथ सबसे लंबे समय तक रहने वाला बॉयफ्रेंड बन जाए। वैसे भी हाल ही में लुक फीफी उसे लेकर बोर होती हुई नजर नहीं आई थी और न ही उसने किसी नए टारगेट में इंटरेस्ट दिखाया था। काफी सोच विचार करने के बाद एनगोथियन को भी यही लगता है कि फिलहाल बाज थाना न्यूंग का वजन ज्यादा है, जिस पर वो तुरंत मुस्कुराकर कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल जीजाजी सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अभी ड्रिंक लेकर आती हूँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक आप यहाँ हैं फीफी दीदी नाराज नहीं होंगी। यह सुनकर बाज थाना न्यूंग संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। अच्छा अब जल्दी जाओ, बातें बनाना बंद करो। एनगोथियन तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जब बाज थन न्यूंग देख लेता है कि वो सच में कैंटीन की तरफ जा रही है, तब जाकर वो अपनी नजरें हटाता है और आराम से क्लास के अंदर प्रवेश करता है। फीफी अंदर आते ही वो सीधा लुक फीफी के पास पहुंच जाता है। वैसे लुक फीफी के बगल वाली सीट हमेशा खाली रहती थी, क्योंकि वो सीट सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड के लिए रिजर्व मानी जाती थी, जिस पर बाज थन न्यूंग बिना पूछे कुर्सी खींच कर बैठ जाता है और उसका कंधा पकड़कर उससे चिपकने लगता है। लेकिन लुक फीफी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। यह देखकर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो ऊपर देखकर उसका चेहरा देखता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। लुक फीफी का एक्सप्रेशन पूरी तरह बर्फ जैसा ठंडा था, जिस पर वो जल्दी से पूछता है, फीफी क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? लेकिन लुक फीफी पहले से ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी। ऊपर से उसका चेहरा देखते ही उसका मूड और खराब हो जाता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर बाज थन न्यूंग प्यार भरी नजरों से कहता है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गया। लेकिन लुक फीफी उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उसका पूरा ध्यान कहीं और ही अटका हुआ था। यह देखकर बाज थन न्यूंग अंदर ही अंदर बेहद नाराज हो जाता है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि लुक फीफी इस समय किसी और के बारे में सोच रही है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सोथन था। कुछ देर बाद एनगोथियन ड्रिंक्स लेकर वापस आती है। वो हांफती हुई क्लास के दरवाजे पर पहुंचती है और दोनों के सामने ड्रिंक्स रख देती है। बिग मिस आपकी ड्रिंक। लेकिन लुक फीफी की नजर सीधे बॉटल से हटकर एनगोथियन पर टिक जाती है। क्या मैंने तुम्हें मेरे लिए ड्रिंक खरीदने भेजा था? जिस पर बाज थन न्यूंग बीच में बोल पड़ता है, मैंने कहा था उसे, मुझे डर था कि तुम्हें प्यास लगी होगी। यह सुनते ही पूरी क्लास का माहौल अचानक ठंडा पड़ जाता है। अगले ही पल लुक फीफी उससे बर्फ जैसी नजरों से घूरती है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के कहती है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा 1 सेकंड भी और नहीं देखना चाहती। यह सुनकर बाज थन न्यूंग पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि लुक फीफी इतनी गुस्से में उससे बात कर सकती है।
फीफी, मैंने क्या गलती कर दी, मुझे मत छोड़ो प्लीज। लेकिन इस बार उसका दांव पूरी तरह गलत पड़ चुका था। लुक फीफी के पास इस समय उसे मनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। इसके बाद वो नगोथियन की तरफ देखती है। जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा हुआ? नगोथियन घबराकर जवाब देती है, अभी नहीं बिग मिस, मैं अभी जाती हूँ। इसी दौरान बचथनयोंग उसे घूरते हुए पूछता है, तो इसका मतलब तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद उसने गलत सुना हो, लेकिन लुक फीफी बिना झिझक सिर हिला देती है। हाँ हाँ, आज से हमारा ब्रेकअप हो गया, और अगर समझदार हो तो दोबारा मेरे सामने मत आना। यह सुनते ही बचथनयोंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि लुक फीफी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। हालांकि उसने पहले भी लोगों से सुन रखा था कि लुक फीफी का स्वभाव ऐसा ही है, जब तक वो किसी को पसंद करती है उसे सिर आंखों पर बिठाकर रखती है, लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसी दिन वो बिना पीछे देखे रिश्ता खत्म कर देती है। फिर भी बचथनयोंग हमेशा खुद को बाकी लोगों से अलग समझता था। उसे लगता था कि वो स्पेशल है, लेकिन अब उसकी सारी गलतफहमियां टूट चुकी थीं। उधर क्लास के बाकी लड़कों के लिए यह खबर किसी फेस्टिवल से कम नहीं थी, क्योंकि लुक फीफी फिर से सिंगल हो चुकी थी, जिस पर कई लड़के तुरंत बचथनयोंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, अब तो निकल लो, इतनी बेइज्जती के बाद भी यहीं खड़े हो? तुम्हारा चेहरा एस्फल्ट रोड से भी ज्यादा मोटा है क्या? बिग मिस ने साफ मना कर दिया। फिर भी समझ नहीं आ रहा? अब से इस क्लास के आसपास भी मत दिखना। फीफी तुम्हें देखकर परेशान हो रही हैं। चारों तरफ से उड़ते तानों को सुनकर बचथनयोंग का चेहरा और भी बदसूरत हो जाता है। उसने जिंदगी में कभी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं झेली थी। स्कूल में आने के बाद अपनी लुक्स और किस्मत के दम पर वो जल्दी ही लुक फीफी का बॉयफ्रेंड बन गया था, और इसी वजह से स्कूल का सबसे चर्चित लड़का भी बन गया था। स्कूल में एक अनकहा रूल था, जो भी लुक फीफी का बॉयफ्रेंड बनता उसे पूरे स्कूल का टॉप गाय माना जाता। बचथनयोंग भी लंबे समय से इसी झूठी शान में जी रहा था। उसे लगता था कि वो लुक फीफी का ट्रू लव है, लेकिन आज वो जितनी ऊंचाई से गिरा था उतना दर्द शायद पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार वो और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस पर वो मुड़ता है और भागता हुआ क्लास से बाहर निकल जाता है। लुक फीफी उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डालती, वो बस ठंडी नजरों से पूरी क्लास पर निगाह डालती है, जिस पर कुछ ही सेकंड में पूरा क्लासरूम शांत हो जाता है। लेकिन उसके दिल के अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों है। वो बार बार किसी बात को लेकर सोचती रहती है। इसी बीच जैसे ही वो उठने वाली होती है, नगोथियन हांफती हुई दौड़कर अंदर आती है। बिग मिस, जिस इंसान पर नजर रखने के लिए आपने मुझे भेजा था वो अपनी क्लास में नहीं है। मैं उस क्लास के सारे स्टूडेंट से पूछताछ कर चुकी हूँ, जिसके जवाब में वो लोग बताते हैं कि वह जैसे ही क्लास में आता है वैसे ही तुरंत बाहर निकल गया था, और फिर उसके बाद तो ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में उड़ गया हो। यह कहते हुए लू फीफी की आवाज बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। क्या? जिस पर सबको पता चलता है कि वह क्लास में था ही नहीं। लेकिन अगर वह क्लास में नहीं था तो आखिर गया कहाँ? ये सोचकर लू फीफी का दिल लगातार बेचैन होता जा रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका बुरा अंदेशा सच साबित हो रहा है। इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानती दीदी। जिस पर वू कियन भी अंदर ही अंदर काफी हैरान हो रही थी। आखिर यह गुचेन नाम का लड़का है कौन, और उसका लू फीफी के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से बड़ी मिस इतनी ज्यादा परेशान और फिक्रमंद दिखाई दे रही है? जिस पर लू फीफी अपनी भौहें कसकर सिकोड़ती है, फिर अचानक खड़ी होकर सख्त आवाज में आदेश देती है, चाहे पूरा स्कूल उलट पुलट करना पड़े, लेकिन उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। यह सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। क्या गुचेन ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने लू फीफी को इतना ज्यादा गुस्से में देखा था। उसका चेहरा बेहद खराब दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में साफ गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो कियन के माथे पर पसीने की बूंदें निकलने लगती हैं। वहीं क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को देखते रहते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। बड़ी मिस आखिर किसे ढूंढ रही है कि इतना गुस्सा कर रही है? लेकिन वहां मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उससे एक सवाल तक पूछ सके, बल्कि कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि इस वक्त लू फीफी के पूरे शरीर से ऐसा प्रेशर निकल रहा था जैसे यामा खुद किसी की जान लेने आ गया हो। इसके बाद जब लू फीफी क्लास से बाहर निकलती है, तभी बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं और आपस में धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देते हैं। देखा तुम लोगों ने, बड़ी मिस का चेहरा कितना डरावना हो गया था। मैंने तो उन्हें आज तक इतना गुस्से में नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है जिस आदमी को वो ढूंढ रही हैं उसने कहीं उनकी बेइज्जती तो नहीं कर दी? जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है, मुझे तो लगता है उसका काम तमाम है। लू फीफी अगर सच में गुस्सा हो जाए तो बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल सही कहा, उस लड़के की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। वूचेन वैसे तो लू फीफी की सबसे भरोसेमंद फॉलोअर थी। उसकी चापलूसी की स्किल्स तो अच्छी थी ही, लेकिन उसका काम करने का तरीका भी काफी तेज था, इसलिए वह तुरंत सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचकर जानकारी जुटाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लू फीफी कॉरिडोर में खड़ी होकर बेचैनी से इंतजार कर रही होती है। उसका दिल आग की तरह जल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जिस पर वो पास की एक क्लास में जाकर बैठ जाती है और वू कियन के लौटने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वू कियन वापस आकर रिपोर्ट तो देती है, आज कोई भी स्टूडेंट स्कूल से बाहर नहीं गया है, यानी गुचेन अभी भी स्कूल के अंदर ही होना चाहिए। यह सुनकर लू फीफी का चेहरा थोड़ा शांत पड़ता है, जिसके बाद वह तुरंत आदेश देती है, फिर पूरे कैंपस की तलाशी लो, चाहे कुछ भी करना पड़े, गुचेन को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। जिस पर पूरा कैंपस खंगालना शुरू कर दिया गया। हालांकि शांगदे स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा था, लेकिन लू फीफी के प्रभाव के सामने किसी एक इंसान को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काफी देर तक तलाश करने के बाद भी गुचेन का कोई पता नहीं चला। जिस पर वूचेन वापस आकर रिपोर्ट देती है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यह सुनते ही लू फीफी गुस्से से उसे घूरने लगती है, कैसे नहीं मिला? जिस पर वूचेन के माथे से लगातार पसीना बहने लगता है, लेकिन फिर भी वह कांपती आवाज में जवाब देती है, हमने हर जगह तलाश की, टीचर्स ऑफिस और
स्टूडेंट डॉर्मेटरी तक की तलाशी ले ली, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। तो क्या वह स्कूल छोड़कर चला गया? जिस पर लू फीफी तुरंत जवाब देती है, अगर वह बाहर गया होता तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे जरूर देखते। वू कियन जल्दी से कहती है, हो सकता है उसने किसी और रास्ते से निकलकर गार्ड्स को चकमा दे दिया हो। यह सुनकर लू फीफी कुछ देर सोच में पड़ जाती है। गुचैन अभी ज्यादा समय पहले ही स्कूल में आया था, ऐसे में उसे स्कूल के गुप्त रास्तों के बारे में कैसे पता हो सकता था? लेकिन फिलहाल यही सबसे तर्कसंगत जवाब लग रहा था, वरना क्या गुचैन सचमुच हवा में गायब हो गया था? मैं इन अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं होती। वह बिना कुछ बताए आखिर कहाँ चला गया? अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो तो? यह सोचकर उसका दिल और ज्यादा घबराने लगता है। वह आगे सोचना भी नहीं चाहती थी, जिस पर वो केन अचानक कुछ याद करते हुए बोलती है, आह बड़ी मिस, मुझे याद आया, स्कूल में सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं ना, है ना? अगर हम कैमरास चेक करें तो शायद कोई सुराग मिल जाए। यह सुनकर लू फीफी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह इतनी परेशान थी कि यह आसान तरीका उसके दिमाग से ही निकल गया था, जिस पर वह तुरंत कहती है, ठीक है अभी कैमरा रूम चलते हैं। लेकिन वूचेन थोड़ा असहज होकर कहती है, मगर कैमरा सिस्टम तक पहुंच सिर्फ प्रिंसिपल के पास है, मेरे जैसे छोटे लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए इस बार आपको खुद जाना पड़ेगा। समझ गई? यह कहकर लू फीफी तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है और वो कियन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते ही लू फीफी सीधे प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाती है, जिस पर वो केन जल्दी से कहती है, बड़ी मिस, यही हमारे स्कूल का मॉनिटरिंग सिस्टम है, यहाँ करीब 300 कैमरे जुड़े हुए हैं, आप आराम से चेक कर सकती हैं। 300 कैमरे? यह सुनकर लू फीफी की भौहें सिकुड़ जाती हैं, जिसे देखकर वो केन तुरंत बोल पड़ती है, अगर आप चाहें तो मैं भी देखने में मदद कर सकती हूँ। लेकिन लू फीफी सिर हिलाते हुए कहती है, जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगी। जिस पर वो केन तुरंत चुप हो जाती है और पीछे खड़ी होकर इंतजार करने लगती है। इसके बाद लू फीफी की पतली उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगती हैं। यह साफ था कि वह पहली बार इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसके हाथ इतने तेज चल रहे थे जैसे वह सालों से इसे चला रही हो। उसने प्रिंसिपल से एक भी सवाल नहीं पूछा और खुद ही सिस्टम को बड़ी आसानी से ऑपरेट करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वो कियन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उनकी बड़ी मिस की कंप्यूटर स्किल्स इतनी जबरदस्त हो सकती हैं। उसे तो हमेशा लगता था कि लू फीफी सिर्फ गेम्स खेलने तक ही लिमिटेड है, लेकिन उसकी कीबोर्ड चलाने की स्पीड देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस सिस्टम के हर कोने की पूरी जानकारी हो। वो कियन इतने सालों से बड़ी मिस के साथ घूम रही थी, लेकिन उसे आज तक पता ही नहीं था कि उनकी बड़ी मिस इतनी ज्यादा प्रो निकलेगी। जिस पर लू फीफी बहुत जल्दी उन सभी सस्पिशियस लोकेशंस को निकाल लेती है जिनके बारे में वो कियन ने बताया था। फिर वह एक साथ 6 कैमरा विंडोज खोल देती है ताकि समय बचाया जा सके। इसके बाद उसकी नजरें बिजली की तरह स्क्रीन्स पर दौड़ने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एक आंख एक साथ 10 लाइनें पढ़ सकती हो। वह बिना पलक झपकाए लगातार उन 6 स्क्रीन्स को स्कैन करती जा रही थी। वहीं पीछे खड़ी वू चेन सिर्फ देखकर ही चकराने लगती है। मुश्किल से 10 मिनट कैमरास देखने के बाद ही उसकी आंखें सूखने लगती हैं और उनमें जलन होने लगती है। लेकिन लू फीफी पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ता, बल्कि वह तो प्लेबैक स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसके बाद कई मिनट और गुजर जाते हैं। वो कियन को लगने लगता है कि उसका दिमाग फटने वाला है, लेकिन वह हिम्मत करके भी आलस नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मजबूरी में कैमरों को घूरती रहती है। तभी अचानक लू फीफी जोर से चिल्लाती है, मिल गया। जिस पर वू कियन बुरी तरह चौंक जाती है और तुरंत स्क्रीन के पास पहुंचती है। फिर कैमरा फुटेज में दिखाई देता है कि मैं स्कूल के पीछे पहाड़ी वाले रास्ते से आराम से बाहर निकलता हुआ आ रहा हूँ। मेरे हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी थी और मेरे चेहरे पर बिल्कुल आराम वाला एक्सप्रेशन था, जैसे मैं किसी वेकेशन से लौट रहा हूँ। जिसे देखकर लू फीफी जोर से मेज पर उंगली मारती है। उसके चेहरे पर जमा तनाव आखिरकार थोड़ा कम होता है, लेकिन साथ ही वह मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाती है। ये बेवकूफ आखिर पीछे पहाड़ पर जाकर क्या कर रहा था? गुचेन, तुम्हारी वजह से मैं पागल होने वाली थी। जिस पर वू कियन बड़ी मिस के चेहरे को देखती है, जिसमें गुस्सा भी था और चिंता भी। फिर वह धीरे से पूछती है, बड़ी मिस, अब हम पीछे पहाड़ पर जाकर उसे पकड़ें क्या? लू फीफी गहरी सांस लेती है और अपने दिल की उथल पुथल को दबाने की कोशिश करती है। फिर वह तुरंत खड़ी होती है और बाहर की तरफ बढ़ जाती है। बिल्कुल जाएंगे, मुझे उसे पकड़कर पूछना है कि आखिर वह बिना बताए कहाँ गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मैं पीछे पहाड़ पर थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने के बाद वापस क्लास की तरफ लौटने का सोच रहा था, लेकिन तभी मुझे दूर से लू फीफी दिखाई देती है, जो गुस्से में मेरी तरफ तेजी से चली आ रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो रखी थीं, जिसे देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि वह मेरी वजह से कितनी ज्यादा परेशान हुई थी। जिस पर मेरा दिल अचानक पिघल जाता है और मैं माफी मांगने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही लू फीफी मेरे सामने पहुंचती है और हल्के से मेरे सीने पर मुक्का मार देती है। गुचैन, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी? मुझे लगा था तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैंने पूरा स्कूल सिर पर उठा लिया था, यहाँ तक कि सर्विलांस कैमरों तक चेक कर डाले, और तुम यहाँ छिपकर आराम कर रहे थे। जिस पर मैं जल्दी से सफाई देता हूँ, क्लास में बहुत बोर हो रहा था, इसलिए बस थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने यहाँ आ गया था। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी ज्यादा परेशान हो जाओगी। सॉरी फीफी। यह कहते हुए मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उसे मनाने लगता हूँ, जिस पर वह गुस्से से मुझे घूरती जरूर है, लेकिन अपना हाथ वापस नहीं खींचती। फिर वह धीरे से कहती है, अगली बार ऐसा मत करना, अगर कहीं जाना हो तो कम से कम मुझे बता तो दिया करो। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाता हूँ और उसके बालों पर हल्के से हाथ फेर
फेरता हूँ। ठीक है, मेरी होने वाली वाइफ। यह सुनते ही लू फीफी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर वह शर्माते हुए मुझे हल्का सा धक्का देती है। कौन है तुम्हारी होने वाली वाइफ? ज्यादा उड़ो मत। जिसे देखकर मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल जाती है। शुरुआत में यह एंगेजमेंट सिर्फ मजबूरी में हुई थी, फिर हम दोनों हर बात पर लड़ते रहते थे। उसके बाद जो मियाओ की वजह से कई गलतफहमियां भी पैदा हुई थी, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं कब का लू फीफी से प्यार करने लगा था। जहाँ तक जो मियाओ की बात थी, वहाँ सब कुछ साफ हो चुका था। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और वह मेरे फैसले की इज्जत करती थी, जिस पर उसने मुस्कुराकर मुझे और लू फीफी को शुभकामनाएं भी दी थीं। वहीं यूशिन पहले की तरह ठंडी और शांत रहती थी। कभी कभी मुलाकात होती तो बस एक साधारण हेलो बोल देती थी। हम दोनों हमेशा अच्छे क्लासमेट्स की तरह ही रहते थे। और जहाँ तक उस सिक्योरिटी गार्ड अंकल की बात थी, जिन्हें गलतफहमी में नौकरी से निकाल दिया गया था, मैंने सिर्फ प्रिंसिपल से उन्हें वापस नौकरी पर रखने को नहीं कहा, बल्कि अपनी जेब से उन्हें कंपेंसेशन भी दिया और उनकी सैलरी भी बढ़वा दी, जिस पर वह अंकल भावुक होकर बार बार मेरा धन्यवाद करते रहते हैं। उस घटना के बाद मुझे भी एक बड़ी सीख मिली थी। सिर्फ इसलिए कि कोई अमीर फैमिली से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह जो चाहे कर सकता है। हर इंसान की रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। उधर लू फीफी भी बाई चिंगरंग से पूरी तरह दूरी बना लेती है और पूरी ईमानदारी से सिर्फ मेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने लगती है। अब हम पहले जैसे नादान और जल्दबाज नहीं रहे थे। हम दोनों साथ में क्लासेस अटेंड करते हैं, साथ में स्कूल से निकलते हैं, पेड़ों की छांव में वॉक करते हैं और फिर साथ में अपने अपार्टमेंट लौटते हैं। हालांकि कभी कभी छोटी मोटी बहसें अब भी हो जाती हैं, लेकिन हम दोनों जल्दी ही मान भी जाते हैं और फिर पहले की तरह साथ हो जाते हैं। इसी तरह समय गुजरता जाता है और हम दोनों सक्सेसफुली ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेते हैं, जिस पर लू फैमिली भी शादी के लिए दबाव डालना बंद कर देती है और हमारे फैसले का सम्मान करने लगती है। फिर जब हम दोनों खुद को मैरिज के लिए पूरी तरह तैयार महसूस करते हैं, तब हमारी वेडिंग आयोजित की जाती है। शादी वाले दिन लू फीफी सफेद वेडिंग ड्रेस पहनकर किसी परी की तरह खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं और उनमें एक बेहद कोमल प्यार भरा हुआ था, जिस पर मैं धीरे से उसका हाथ पकड़ता हूँ। सब लोगों की मौजूदगी और आशीर्वाद के बीच मैं गंभीर आवाज में कहता हूँ, लू फीफी। बचपन से हम दोनों हर दिन लड़ते रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि हम सिर्फ बचपन के राइवल ही बने रहेंगे, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि तुम ही वह इंसान हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आने वाले हर दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा और जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस पर लू फीफी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वह चमकती मुस्कान के साथ जवाब देती है, गुचैन, मैं तैयार हूँ। नीचे बैठे लू फैमिली के सभी लोग यह दृश्य देखकर संतुष्टि से मुस्कुराते हैं। ग्रैंडपा लू के चेहरे पर भी गर्व साफ दिखाई देता है। घर के सर्वेंट्स भी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। वहीं झो मियाओ और यूशिन गेस्ट बनकर हमारी शादी में आते हैं और दिल से हमें शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद हमारी मैरिड लाइफ भी बेहद खुशहाल तरीके से आगे बढ़ती है। कभी कभी हम दोनों बचपन के उन दिनों को याद करते हैं जब हर छोटी बात पर लड़ाई हो जाती थी और आखिर में मुझे एक बात पूरी तरह समझ आ जाती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत प्यार हमेशा किसी फिल्म की तरह धमाकेदार मुलाकातों से नहीं शुरू होता। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो बचपन से चुपचाप आपके साथ चलता रहता है। और शायद चिंगमई झुमा यानी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स का प्यार ही ऐसा प्यार होता है जो सबसे ज्यादा लंबा और सबसे ज्यादा खूबसूरत साबित होता है।